तो कहानी की शुरुआत होती है एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड से, जहाँ एक आदमी को सबके सामने सजाए मौत दी जा रही होती है। लेकिन वो एक आम आदमी नहीं, ये उसी लैंड का लॉर्ड रुइन वॉन मार्वस होता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये होती है कि उसका अपना बेटा ही एग्जीक्यूशन के लिए हाजिर है, हाथ में एक नाइफ पकड़े, चेहरा पूरी तरह ब्लैंक, आंखों में जिंदगी का नामो निशान नहीं। और यही है इस कहानी का हीरो, लियोन वॉन मार्वस। वो शौक में है और बस एक ही सवाल घूम रहा है उसके दिमाग में, ये सब कैसे हो गया। एग्जीक्यूशन देखने आई भीड़ भी शौक है। और एक औरत धीरे से पूछती है, उनके लॉर्ड ने ऐसा क्या किया है। वहीं खड़ा एक आदमी तुरंत चेतावनी देते हुए कहता है, ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। फिर वही आदमी कुछ नॉवेल्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा, ये लोग असल में बेरहम बास्टर्ड्स हैं। साफ दिख रहा है, ये एग्जीक्यूशन किसी फेयर ट्रायल का रिजल्ट नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा है। एग्जीक्यूशन ग्राउंड के आसमान पर कौवे मंडरा रहे होते हैं। तभी एक वॉइस ओवर सुनाई देता है, जंग और तबाही ने पूरी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को जलाकर राख कर दिया, और अब उसी आग ने मार्वस घराने को भी अपना विक्टिम बना लिया। यहाँ ताकतवर वही करते हैं जो उनका मन चाहे। जहाँ पावरफुल लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, वहाँ कमज़ोर के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, जिंदा रहने के लिए लड़ना या चुपचाप मौत का इंतज़ार करना। और इसी तरह पूरा कॉन्टिनेंट एक जीता जागता नर्क बन चुका था। और इसी नर्क में एंट्री होती है काउंट एलन डी सिल्वेस्टर की, मार्वस हाउस का पुराना राइवल और इस एग्जीक्यूशन का मास्टरमाइंड। फिर वो कहता है, चलो शुरू करो ये शो एग्जीक्यूशन का। जिसे सुन भीड़ में खुशफुसाहट मच जाती है और लियोन वहीं के वहीं जम गया होता है, जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। काउंट सिल्वेस्टर गुस्से में कहता है, ये क्या मजाक है, क्या तुमने मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं सुने। लियोन फिर भी झुककर खड़ा रहता है, हाथ में नाइफ पकड़े। उसकी हिचकिचाहट साफ दिख रही होती है। फिर काउंट एक क्रीपी हंसी के साथ कहता है, क्या सोच रहे हो बॉय, रस्सी काटो। एक मोमेंट, जैसे वक्त रुक गया हो। लियोन के हाथ कांपते हैं, लेकिन फिर वो रस्सी काट देता है, जिसे देख भीड़ में एक भारी खामोशी छा जाती है। एक जोर का झटका और एग्जीक्यूशन कंप्लीट। काउंट सिल्वेस्टर खुशी से अपनी सीट से उछल पड़ता है। वॉइस ओवर कंटिन्यू होते हुए कहती है, सच तो ये था कि मौत की वो आखिरी आवाज़ एक कसाई के बूचर ब्लॉक पर गिरती छुरी जैसी थी। खून के छींटे लियोन के चेहरे पर पड़ते हैं। वो चुपचाप रहता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो अपने हाथों की तरफ देखता है, जिन पर अब सिर्फ उसके पिता का खून है। जमीन पर बिखरे खून में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, वही बेजान चेहरा, वही गिल्ट। और तभी उसके सामने उसके पिता का कटा हुआ सर रोल करते हुए आकर रुकता है। लियोन अंदर ही अंदर बोलता है, मैं हूँ लियोन वॉन मार्वस, लेट रुइन वॉन मार्वस का बेटा और एक किंग्सलेयर जिसने अपने ही पिता की गर्दन काटी। फिर शिन कट होता है। राइटर हमें यह समझाता है कि पेट्रियार्क का मतलब सिर्फ एक नोबल हाउस का लीडर नहीं होता, बल्कि वो पूरे देश का एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है। जैसे किसी प्ले राइट ने एक बार कहा था, वो सर कभी चैन से नहीं सो सकता जो ताज पहने होता है, और ये ताकत सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए जो उसका बोझ उठा सके। उस इंसिडेंट के बाद लियोन ऑफिशियली मार्वस हाउस का नया लॉर्ड बन जाता है और अपनी पहली मीटिंग एज अ पैट्रियार्क अटेंड करता है। तभी एक आदमी कहता है, हाउस सिल्वेस्टर अग्रेसिवली अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा है, पता नहीं कब वो सीधे मार्वस पर हमला कर दे। इस पर दूसरा आदमी बोलता है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ माय लॉर्ड, हमें अपनी सुरक्षा और स्ट्रॉन्ग करनी होगी। उसके पास बैठा एक येलो हेयर्ड पर्सन भी कहता है, लॉर्ड पैट्रियार्क, मैं कहता हूँ कि आप तुरंत कोई डिसीजन लें। वहीं बैठा एक वाइट हेयर्ड आदमी भी बोलता है, बिल्कुल सही माय लॉर्ड, अब समय आ गया है कि आप हमें अपना थॉटफुल डिसीजन दें। उन सभी की इन बातों को सुनकर लियोन कहता है, बस अब और नहीं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर और पेशेंस रखें। मुझे डर है कि मुझे सोचने के लिए और थोड़ा वक्त चाहिए। जिसे सुन येलो हेयर्ड पर्सन कहता है, लेकिन माय लॉर्ड ये एक अर्जेंट मैटर है। लेकिन लियोन बिना किसी जवाब के हॉल से निकल जाता है। ये रिएक्शन सबको शॉक कर देता है। चाहे कुछ भी हो, यह मार्वल जैसे शक्तिशाली घराने के लिए एक बुरा संकेत है। बाहर जाते हुए लियोन का इनर मोनोलॉग चालू होता है। वो बताता है कि उसके फादर लॉर्ड रुइन वॉन मार्वस की मौत के साथ ही
उसने लॉर्ड पेट्रिया की सीट संभाली और वो अभी सिर्फ 14 साल का ही है। मार्वस हाउस पहले पावरफुल नेक्रोमेंसर्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वो नाम सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है। चलते चलते वो एक जगह रुकता है जहाँ उसके माँ बाप की तस्वीरें लगी होती है। वो उन्हें देखकर कहता है, मदर, फादर, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कैसे मैं इस हाउस को संभाल लूं? अभी मुझे किसी राह दिखाने वाले की ज़रूरत है। फिर वो एक कमरे के सामने रुकता है जहां उसके एंसेस्टर की एक पुरानी पोर्ट्रेट लगी होती है। वेलन वॉन मार्वस, फाउंडर ऑफ हाउस मार्वस और एक लेजेंडरी नेक्रोमेंसर। लियोन बताता है कि मार्वस हाउस की शुरुआत तब हुई जब वेलन ने बैटलफील्ड पे अपना नाम बनाया, लेकिन उस गोल्डन एज के बाद हमारे खानदान में एक भी ट्रू नेक्रोमेंसर पैदा नहीं हुआ, और इसी कमी ने हमारे परिवार को धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ धकेल दिया, और आखिर में मुझे अपने ही पिता की जान लेनी पड़ी। फिर वो उस फाउंडर के कमरे में जाता है जहाँ एक टेबल पर कुछ किताबें रखी होती है। एक किताब उठाते हुए कहता है, यह है हमारे खानदान का इतिहास, द क्रॉनिकल्स ऑफ आवर लाइनेज। हमारे फाउंडर वेलेन वॉन मार्वस किसी कहानी के हीरो जैसे थे, एक ऐसे शख्स जिनके हाथ के इशारे से दुश्मन मिट जाते थे जैसे कोई आंधी या तूफान। कहते हैं वो एक टाइम पे इतने पावरफुल थे कि डेड बॉडीज को जिंदा करके उनकी आर्मी बना लेते थे। उन्होंने सिर्फ 2 महीनों में ही ईस्टर्न रीजन्स को अपने घुटनों पे ला दिया था, और उनकी ताकत का सीक्रेट था एक गोपनीय समझौता शैतान मार्वस के साथ, जिसके बदले उन्हें मिला द नेक्रोनोमिकॉन, एक किताब जो डेड बॉडीज को कंट्रोल करने की कला सिखाती है, और इसी ने उन्हें बना दिया था कॉन्टिनेंट का पहला और अकेला नेक्रोमेंसर किंग। लियोन उस किताब को देखते हुए कहता है, यही है हमारी असली विरासत, नेक्रोनोमिकॉन, जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिली है। वही किताब जिसने हाउस मार्वस को कॉन्टिनेंट का इकलौता नेक्रोमेंसर खानदान बनाया। लेकिन जैसे ही वो किताब उठाता है, एक मिस्टीरियस आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है, हीड मी यंग पैट्रियार्क। लियोन थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। उसे कन्फ्यूज़न होता है कि ये वॉइस टेलीपैथिकली उसके दिमाग में कैसे गूंजी, जबकि वो एक एंटी मैजिक फील्ड के अंदर है। वो सतर्क होकर पूछता है, तुम कौन हो? आवाज़ रिप्लाई करती है, डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें या तुम्हारे घराने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लियोन डाउटफुली पूछता है, और मैं क्यों भरोसा करूं तुम्हारी इस बात पे? तभी जमीन पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है, और उस सर्कल से एक तेज रोशनी निकलती है, और पलक झपकते ही लियोन एक दूसरे डिमेंशन में चला जाता है। वहाँ उसके सामने एक डिमोनिक ब्लैक लायन खड़ा होता है। उसके माथे पे एक ग्लोइंग एंशियंट सिंबल और बड़े बड़े ट्विस्टेड हॉर्न्स होते हैं। लियोन हैरानी से कहता है, ये कौन सी जगह है? ब्लैक लायन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, क्या तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हें मेरी मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं बताया? फिर लियोन पूछता है, एंसेस्टर, क्या तुम मेरे पिता रुइन वॉन मार्वस की बात कर रहे हो? ब्लैक लायन थोड़ा लीन होते हुए कहता है, हाँ, रुइन ही उसका नाम था। मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारा मैजिक कॉन्ट्रैक्ट अब टूट चुका है। शायद मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। वो इंसान एक डार्क हाउस के लिए थोड़ा ज़्यादा ही काइंड था। और फिर वो गुस्से में आकर पूछता है, बताओ, किसने उसकी जान ली? लियोन कहता है, अगर तुम उस आदमी की बात कर रहे हो जिसने मेरे फादर को मारा, तो वो मैं ही था, लियोन वॉन मार्वस, उनका अपना बेटा। यह सुनकर ब्लैक लायन अपना डार्क ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुमने ही मेरे कॉन्ट्रैक्टर को मारा? लियोन बिना डरे सीरियस टोन में कहता है, हाँ, मैं ही था। मैंने ही अपने पिता का अंत किया। और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पे एंड होती है। तो चैप्टर 2 की शुरुआत उसी टेंस्ड सिचुएशन से होती है जहां लियोन ने कन्फेस किया था कि उसी ने अपने पिता रुइन की हत्या की है। ये बात सुनते ही ब्लैक लायन यानी मार्वस का गुस्सा फूट पड़ता है, और एक जोरदार दहाड़ के साथ वो लियोन पर एक मेंटल अटैक करता है। लेकिन ये सिर्फ एक अटैक नहीं होता, इसके जरिए वो लियोन के पास्ट में झांकता है, जहां लियोन के हाथ अपने ही पिता के खून से भीगे होते हैं। ये सब देखकर ब्लैक लायन का गुस्सा शांत पड़ जाता है, और वो लियोन से कहता है, मैं देख सकता हूँ, तुमसे तुम्हारी सोचने की ताकत छीन ली गई थी मेरे बच्चे। रस्सी काटने वाले हाथ जरूर तुम्हारे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पिता के किलर हो। लेकिन लियोन इस बात को मान नहीं पाता। वो सीधा कहता है, यह सच नहीं है, और ये बात आप भी जानते हो। लियोन के दर्द भरे अल्फाज सुन के ब्लैक लायन
मन ही मन सोचता है, दर्द तो इसके अंदर है ही, लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आ रही है वो है इसके अंदर से निकलती हुई वो गहरी एबिसल ऑरा। एक इतना छोटा लड़का इतनी ज़बरदस्त मैजिकल पावर कैसे रख सकता है? ये किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। शायद ये लड़का अपने एंसेस्टर्स को भी पीछे छोड़ दे। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो थोड़ा खांसते हुए कहता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ मार्वस, हेल के 72 डीमंस में से एक। मैंने अपनी डिमोनिक दुनिया को छोड़कर इंसानों के बीच रहना चुना। मैं हूँ वेलन वॉन मार्वस का लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, और वो शक्ति जिससे नेक्रोमेंसी बनी हाउस मार्वस की एक यूनिक आर्ट। लियोन तुरंत पहचान जाता है और कहता है, मैं आपका नाम कहानियों में सुन चुका हूँ। जब हमारे एंसेस्टर ने हाउस मार्वस की स्थापना की थी तो वो आप ही थे जिन्होंने उन्हें वो फॉरबिडन आर्ट नेक्रोमेंसी सिखाई थी। यह सुनकर मार्वस कहता है, बिल्कुल सही, मैं वही हूँ। आज मैं नेक्रोनोमिकॉन से बंधा हुआ हूँ, लेकिन एक वक्त था जब मैं एक महान डीमन हुआ करता था। लियोन कहता है, हमारे फाउंडिंग पैट्रियार्क हमेशा कहते थे कि नेक्रोमेंसी हमारे खून में है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने हम पे गिव अप कर दिया? मार्वस हैरान होते हुए कहता है, छोड़ दिया? ये ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे? लियोन जवाब देता है, हमारे एंसेस्टर लॉर्ड वेलन के समय के बाद हाउस मार्वस कभी भी उनके जैसा एक भी नेक्रोमेंसर प्रोड्यूस नहीं कर पाया। अगर ये कोई संकेत नहीं है कि आपने हम पर गिव अप कर दिया है, तो आखिर क्या है? लियोन की बात सुनते ही ब्लैक लायन उसकी पूरी लाइनेज पे सवाल उठाता हुआ कहता है कि लियोन और उसकी नस्ल नेक्रोमेंसी की असली ताकत संभाल ही नहीं पाई, और तुम लोग में कभी भी वो स्ट्रेंथ थी ही नहीं जो एक वर्दी वेसल बनने के लिए चाहिए होती है। लियोन हैरान होते हुए कहता है, वर्दी वेसल? मार्वस कहता है, बिल्कुल। तुम में से कोई भी वेलन के लेवल का नहीं बन सका। तुम लोगों का डाउनफॉल तो काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुका है। लियोन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर ब्लैक लायन कहता है, तुम सच्चाई को काफ़ी जल्दी मान गए। लियोन कहता है, ऑफ कोर्स, जंग में कमज़ोर का हारना इस यूनिवर्स का एक इटर्नल रूल है। अब यह बात सुन के मार्वस एक पर्सनल सवाल पूछता है, तो क्या तुमने अपने पिता रूइन की मौत को इसी सोच के साथ एक्सेप्ट कर लिया? लियोन कहता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? सच कहूँ तो उनकी मौत में कोई खास बात थी ही नहीं। लेकिन मार्वस क्यूरियस होकर पूछता है, लेकिन क्या? फिर लियोन कहता है, अगर आपने हमारे घराने से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ा नहीं है लॉर्ड मार्वस, तो मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर मार्वस कहता है, फेवर? बिल्कुल नहीं। फेवर एक ऐसी चीज़ होती है जो दया पे बेस्ड होती है, और डीमंस कभी दया नहीं करते। अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए एक डील होती है। लियोन तुरंत कहता है, ठीक है, तो एक डील ही सही, नेक्रोमेंसी की पावर के लिए। लेकिन क्या आपके पास वो एबिलिटी है जिससे आप मुझे वो पावर प्रोवाइड कर सको? मार्वस अपनी प्राइड दिखाते हुए एक तरफ मुंह करके कहता है, तुम जैसे एक छोटे से लड़के को मेरी ताकत पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम इस पावर के लायक हो? इस पे लियोन कहता है, अगर मैं कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन होता तो मुझे आप जैसे एक महान डीमन के सामने बोलने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि आम लोग सिर्फ एक डीमन से बात करने भर से ही अपनी सारी माना एनर्जी खो बैठते हैं, हेलुसिनेट करने लगते हैं, और जब डीमन अपना काम पूरा कर लेते हैं तो उनकी मौत भी हो जाती है। तो अगर मैं अब तक जिंदा खड़ा हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे वर्दी बनाती है। मार्वस अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करता है कि ये लड़का टैलेंटलेस तो नहीं है, और इसमें हिम्मत भी है। फिर लियोन कहता है, जैसा मैंने कहा था, एक डीमन से की गई कोई भी रिक्वेस्ट एक पैक्ट ही होती है, और मुझे लगता है कि शायद ही मेरे पास ऐसा कुछ हो सकता है जो मैं आपको बदले में दे सकता हूँ। ये सुनकर मार्वस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, शानदार, तो ठीक है यंग लॉर्ड, हम एक पैक्ट बनाएंगे। फिर लियोन सीधे आंखों में देखकर पूछता है, तो बताइए माय लॉर्ड, इसका प्राइस क्या होगा? मार्वस कहता है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस का हर एक पहलू। अब लियोन एक हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, परफेक्ट, क्योंकि मैं अपनी छोटी सी जिंदगी का हर एक हिस्सा खुशी से तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 का अंत यहीं होता है। चैप्टर 3 वहीं से शुरू होता है, उसी ग्रैंड हॉल में जहां लियोन की पहली पैट्रियार्क मीटिंग अभी अभी ख़त्म हुई है।
जैसे ही लियोन हॉल से बाहर निकलता है, बाकी मेंबर्स तुरंत एक इंटेंस डिस्कशन में घुस जाते हैं। सबके चेहरे पर टेंशन क्लियरली विजिबल होता है। जहाँ वही वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन, जो और कोई नहीं लियोन के अंकल सर कर्चल होते हैं, बात शुरू करते हुए कहते हैं, जेंटलमैन, जैसा कि आप सब अब तक समझ ही गए होंगे, ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ हमारे करंट पैट्रियार्क लॉर्ड लियोन वॉन मार्वस की। उनके पास अभी वो अथॉरिटी नहीं है जो किसी बड़े फैसले के लिए ज़रूरी होती है, स्पेशली ऐसे डिसीजंस के लिए जो पूरे हाउस को इम्पैक्ट करती हो। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? इसलिए मैं उनका अंकल और सबसे करीबी रिश्तेदार होने के नाते टेम्पररी लीडरशिप लेना चाहूँगा। इस पे आप सब अपनी अपनी राय दें। एक मेंबर तुरंत अग्री करते हुए कहता है, बिल्कुल सही। लियोन अभी तक एक प्रॉपर एडल्ट भी नहीं बना है और हम इतने क्रिटिकल डिसीजंस एक इनएक्सपीरियंस्ड लड़के के हाथों में नहीं छोड़ सकते। फिलहाल के लिए सर कर्चल ही बेस्ट ऑप्शन है हाउस को लीड करने के लिए। लेकिन तभी एक दूसरा मेंबर अपोज करते हुए कहता है, देखो, मैं मानता हूँ कि लियोन अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो हमारे लास्ट पैट्रियार्क का एकमात्र सीधा वंशज है और मार्वस हाउस का ट्रेडिशन कभी लाइनेस तोड़ने नहीं देता। डायरेक्ट ब्लड लाइन के होते हुए आउटसाइडर को कभी भी ऊपर नहीं लाया गया। ये बात पहले बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में बोल पड़ता है, लाइनेज की बात तो तब तक ही वैलिड है जब तक लाइनेज सेफ हो। तुम्हें पता भी है सिल्वेस्टर हाउस की आर्मी हम पर मार्च कर रही है। अगर हमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लियोन को ब्लाइंडली सपोर्ट करने का मतलब होगा अपनी बर्बादी को सीधा इनविटेशन देना। मैं तो सबसे पहले अपने लोगों और अपनी जान की सुरक्षा सोचूंगा। ये सुन के दूसरा बंदा टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए बोलता है, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि हम सब यहाँ लेट लॉर्ड की वजह से बैठे हैं और हमने कसम खाई थी अपनी आखिरी सांस तक मार्वस हाउस के लिए लड़ने की, और अब तुम गीदड़ों की तरह आपस में लड़ रहे हो। ये वक्त है एक होने का, ब्लेम गेम का नहीं। उस मोमेंट पे वो बंदा मन ही मन सोचता है, लियोन ने अभी तक कोई भी फैक्शन फॉर्म नहीं की है, लेकिन मैं चुप रहकर नहीं देख सकता कि कर्चल जैसे लोग उसकी राइटफुल पोजीशन छीन ले। लियोन ही असली वारिस है और उसका हक कोई कैसे ले सकता है। अब वो साइलेंटली लॉर्ड रूइन से गाइडेंस मांगता है, कंफ्यूज है कि लॉयल्टी का मतलब अब बचा भी है या नहीं जब घर के लोग ही उसे तोड़ रहे हैं। तभी सर कर्चल अपनी सीट से उठते हुए कहते हैं, लियोन वॉन मार्वस, लगता है हमारे नए पैट्रिया के पास अब भी कुछ वफादार लोग बचे हैं। इतना सुनते ही वो बंदा तुरंत बोलता है, सर बात को घुमाइए मत, सीधा पॉइंट पे आइए, कहना क्या चाहते हो आप? सर कर्चल मुस्कुराते हुए कहते हैं, चाहे तुम कितने भी लॉयल हो, लेकिन तुम में वो फोरसाइट नहीं है जो ये समझ सके कि ये सब कुछ तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। पुलेन मेरे पुराने दोस्त, मेरी सलाह को एक दोस्त की सलाह समझ के लेना। और यहीं पे हमें फाइनली उस बंदे का नाम पता चलता है, पुलेन। तो कहानी पर वापस आते हैं। फिर सर कर्चल पुलेन के कंधे पर अपनी एनर्जी का प्रेशर डालते हुए कहते हैं, क्या तुम वाकई ये सोच रहे थे कि मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे ओपिनियंस की परवाह है? पुलेन गुस्से में बोलता है, तो ये सब पहले से तुम्हारी प्लानिंग का पार्ट था कर्चल? इस पर सर कर्चल सीरियस होकर कहते हैं, अपने अगले शब्दों को सोच समझ कर चुनो पुलेन, कम से कम अपने परिवार की खातिर। हम सब यहाँ सिर्फ एक ही मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक ऐसे कड़वे फैसले के लिए जो चाहे जितना भी नापसंद हो, लेना जरूरी है। यह हाउस इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ एक गलत कदम सब कुछ ले डूबेगा। ऐसे में लॉयल्टी और इमोशन से ज़्यादा ज़रूरी है विजडम और सेक्रीफाइस। तुम्हें हमारे रास्ते में रुकावट बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमें अपना काम करने दो। इतना सुनते ही पुलेन मन ही मन सोचता है, तो मैं सिर्फ एक पॉन था सर कर्चल की गेम का। लॉर्ड रूइन, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी लेगेसी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर सीन कट होता है। अब लियोन और उसका डीमन कंपेनियन ब्लैक लायन मार्वस बात कर रहे होते हैं। मार्वस लियोन से कहता है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। इस नए पैक्ट के कारण मेरी असली पावर अब लिमिटेड हो गई है। फिर मार्वस अपने मन ही मन सोचता है, लियोन के फादर रूइन चाहे जितने सॉफ्ट दिखाई देते थे,
उनका माना रिजर्व लियोन से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग था, इवन एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तभी लियोन कहता है, सोचने पे याद आता है, जब कोई डीमन किसी ह्यूमन के साथ पैक्ट करता है तो उसे अपनी मैजिक एनर्जी रिचार्ज करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से माना लेना पड़ता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मार्वस कहता है, अभी कुछ खास नहीं, हमें तुम्हारा माना बचाकर चलना होगा। और फिर मार्वस ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक छोटे क्यूट ब्लैक लायन में और कहता है, इस फॉर्म को मेंटेन करना ज़्यादा आसान होगा। लियोन उसके नए फॉर्म को देखकर कहता है, बात तो सही है, तुम तो एकदम अडोरेबल लग रहे हो, एक पेट के जैसे, पालने लायक। ये सुनते ही मार्वस अपना ब्लैक ऑरा अनलिश करते हुए कहता है, मुझे अडोरेबल कहने की हिम्मत दोबारा मत करना कॉन्ट्रैक्टर, वरना तुम्हारे चेहरे पे बाइट और क्लॉ मार्क्स की डेकोरेशन कर दूंगा, समझे? लियोन कहता है, ओके, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मार्वस काम होते हुए कहता है, गुड, अगर हम सेम पेज पे हैं तो चलो निकलते हैं। लियोन हैरानी से पूछता है, निकलते हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? मार्वस कहता है, तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुम्हें अपने प्रोजिनेटर से भी ज़्यादा पावरफुल बनना है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ प्रोजिनेटर का मतलब लियोन के एंसेस्टर वेलेन वॉन मार्वस से है, जो एक समय फैमिली के ग्रेटेस्ट प्रोडिजी थे। तो कंफ्यूज मत होना, वापस कहानी पे आते हैं। लियोन कहता है, हाँ, मैंने ऐसा कुछ बोला तो था। फिर मार्वस कहता है, अगर वाकई उन हाइट्स तक पहुंचना चाहते हो जहां तक वो गए थे, तो उनके कदमों पे चलने से बेहतर रास्ता और क्या हो सकता है? मेरा मतलब है लिटरली स्टेप बाय स्टेप। लियोन कहता है, दैट मेक्स सेंस, बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। मार्वस कहता है, ग्रेट, तो चलो चलते हैं उनके हिडन श्राइन की तरफ। वैसे मैं पहले ही वार्निंग दे दूं, इस जर्नी में तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो क्या तुम रेडी हो? लियोन कहता है, तुम मेरी डिटर्मिनेशन पर बार बार डाउट क्यों कर रहे हो? इस पे मार्वस कहता है, नहीं नहीं, मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि तुम तैयार हो कि नहीं। ओके देन लेट्स गो यंग पैट्रियार्क। फिर सीन शिफ्ट होता है एक घने मिस्टिकल जंगल में, जहाँ लियोन और मार्वस दोनों चले जा रहे होते हैं। तभी लियोन कहता है, हाउस मार्वस का मिस्ट वुड। मार्वस एक्सप्लेन करते हुए कहता है, बिल्कुल वही, सिर्फ मार्वस ब्लड लाइन के लोग ही इस जंगल में सेफली एंटर कर सकते हैं। बाकी सब के लिए तो ये एक भूल भुलैया बन जाता है जिसमें वो हमेशा के लिए खो जाते हैं। लियोन बोलता है, राइट, मेरे फादर ने भी एक बार मुझे बताया था कि एक राइटफुल पैट्रियार्क ही उस सीक्रेट श्राइन के अंदर कदम रख सकता है। लेकिन एक बात थोड़ी ऑड लगती है, अगर ये जगह हमारे एंसेस्टर्स को नेक्रोमेंसी की पावर देने के लिए थी, तो फिर कोई उस ट्रायल को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया? मार्वस बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि उनमें से कोई भी उस फर्स्ट ट्रायल को पास ही नहीं कर पाया। मुझे लगता है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट में ही फेल हो गए। लियोन थोड़ा हैरानी से पूछता है, फेल हो गए? किस चीज़ में? मार्वस रिप्लाई देता है, सिर्फ वही लोग जिनके पास प्योरेस्ट शेड ऑफ ब्लैक यानी एबिस का एलिमेंट होगा, सिर्फ वही लोग इस श्राइन तक का रास्ता क्लियर कर सकते हैं। अब तक किसी ने भी इस फॉग के उस पहले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। लियोन उस ग्लोइंग एनर्जी ऑर्ब को घूरते हुए कहता है, इतना तो क्लियरली दिख रहा है। फिर मार्वस अपना हाथ उठाता है और उस डेंस फॉग को हटा देता है। वो लियोन को श्राइन के एंट्रेंस तक ले जाता है और कहता है, बिना किसी और देरी के अब टाइम आ गया है ट्रायल शुरू करने का। और फिर सीरियस होते हुए बोलता है, पर एक बात याद रखना कॉन्ट्रैक्टर, इस पॉइंट के बाद मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। जिसे सुनकर लियोन कहता है, ठीक है, तुमने ही तो कहा था ये मेरी हिम्मत का टेस्ट होगा। मार्वस बोलता है, वैसे तो है, लेकिन जाने से पहले एक फाइनल एडवाइस देना चाहता हूँ। हर वक्त नेक्रोनोमिकॉन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, वही तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दिलाएगा, नेक्रोमेंसी की असली पावर। और फिर एक डेविलिश स्माइल के साथ कहता है, बस वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। फिर सीन कट होता है, लियोन और मार्वस उस श्राइन के और भी अंदर जा रहे होते हैं। तभी लियोन को एक आवाज़ सुनाई देती है। लियोन उस साउंड को फॉलो करते हुए एक अंधेरी सी जगह पहुंचता है। अचानक मसाले खुद ब खुद जल उठती है, वो भी ग्रीन लाइट के साथ, और पूरा चेंबर रोशन हो जाता है। लियोन के सामने का सीन कुछ ऐसा होता है, कुछ गॉब्लिन्स मॉन्स्टर ने एक लड़की को किडनैप करके बांध रखा होता है, और लियोन बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बुक को ओपन करता है। उसमें लिखा होता है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेनेंट्स हैं,
जो डिवाइन रेलिक नेक्रोनोमिकॉन को मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक करने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो रूल नंबर 1, डेड को रीएनिमेट करने का राज यह है कि तुम्हें सबसे पहले किसी जिंदा इंसान या क्रिएचर की जान लेनी होगी। तभी गॉब्लिन्स रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। और लियोन किताब क्लोज करते हुए एक शार्प ब्लेड निकालता है और तभी एक गॉब्लिन सीधा लियोन पे अटैक करता है। लियोन उसका अटैक आसानी से डॉज करते हुए एक परफेक्ट काउंटर अटैक के साथ एक ही स्लैश में उस गॉब्लिन का काम तमाम कर देता है और एक बैडएस एक्सप्रेशन के साथ कहता है दैट मेक्स वन। और इसी के साथ चैप्टर 3 का अंत होता है। तो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग एक पुरानी सिमेट्री के सीन से होती है। लियोन और उसके फादर रोइन वॉन मार्वस एक ग्रेव के सामने खड़े होते हैं। रोइन बोलते हैं, ध्यान से सुनो लियोन, मार्वस के महान घराने में तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा मान देते हैं? आंसर सिंपल है, हम मौत को पूछते हैं, क्योंकि हम एक नेक्रोमेंसर क्लैन है। हमारे पास अनडेड को कंट्रोल करने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का मतलब ये नहीं कि हम मौत को हल्के में लें। इनफैक्ट जितनी बड़ी ये पावर है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। पर लियोन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है फादर? मौत की इज्जत कैसे की जाती है? मैंने तो सुना है अगर एक नेक्रोमेंसर को डार्क मेज बनकर और ज़्यादा पावरफुल बनना हो तो उसे लोगों की जान लेनी पड़ती है। सही कह रहा हूँ ना? यह सुनकर रुइन कहते हैं, अच्छा है, तुमने अपने खानदान की हिस्ट्री पढ़ी है। हाँ, हम डार्क मेजेज हैं जिनसे पूरा कॉन्टिनेंट डरता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम बिना रीजंस के मॉन्स्टर बन जाएं। इसलिए तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। चाहे तुम कल किसी भी बैटलफील्ड में किसी भी दुश्मन का सामना करो, जब तक तुम्हारे पास उनकी ज़िंदगी या मौत का फैसला करने का अधिकार हो, मुझे कसम दो कि तुम उनका अंत जितना शांत हो सके उतना बनाने की कोशिश करोगे। इंश्योर करो कि उसे ज़्यादा दर्द ना हो। लियोन के फादर के इतना कहते ही फ्लैशबैक खत्म होती है और कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां लियोन उन बातों को याद करते हुए सोचता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने हर दुश्मन के साथ ये वादा निभाऊं फादर? और इतना सोचने के बाद लियोन एक गॉब्लिन को जान से मार देता है। फिर वो मन ही मन कहता है, मुझे सर्विकल वर्टिब्रा को डेडली प्रिसीजन के साथ टारगेट करना होगा। दुश्मन को बिना ज़्यादा पेन दिए खत्म करने के ये सबसे आसान तरीका है। तभी मार्वस लियोन को ऐसे लड़ते देख सोचता है, ऐसा नहीं लगता कि इस लड़के ने सोर्ट्समैनशिप की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, लेकिन उसने स्पाइन को बिल्कुल सही जगह हिट किया। क्या ये सिर्फ एक लक था या फिर कोई इनबॉर्न टैलेंट? शायद मुझे जल्दी पता चल जाएगा। फिर लियोन सोचता है, एक गॉब्लिन को गिराने में कामयाब तो हो गया, लेकिन सच कहूँ तो ये मेरी स्किल नहीं, किस्मत थी। गॉब्लिन्स तो वैसे भी अपनी फितरत से काफ़ी चालाक और धोखेबाज होते हैं, और वैसे भी यह अंधेरा मुझे हाइट का अंदाज़ा लगाने में दिक्कत दे रही है और मेरी नज़र भी हर गुजरते पल के साथ और धुंधली होती जा रही है। मुझे याद है जैसे ही मैंने पहले गॉब्लिन को मारा, एक टॉर्च बुझ गई थी। जब तक वक्त है मुझे इस अंधेरे की आदत डाल लेनी चाहिए। और हाँ, काटने से बेहतर है मैं दुश्मन को प्रिसाइज तरीके से एलिमिनेट करूं। और उसी सोच के साथ लियोन तेजी से गॉब्लिन के पीछे पहुंचता है और एक शार्प स्टैब के साथ उसकी गर्दन में ब्लेड घुसा देता है। ये देखते ही दूसरा गॉब्लिन चीखते हुए लियोन पर झपटता है, लेकिन लियोन ग्रेसफुली उसका अटैक डॉज करता है और उसी मोमेंट में उस गॉब्लिन का अटैक उसके ही साथी गॉब्लिन से टकरा जाता है। लियोन इस ओपनिंग का फ़ायदा उठाता है और पलक झपकते ही एक और गॉब्लिन को एक ही स्लैश में ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की एक और मसाल बुझ जाती है। यह देखकर लियोन अपने मन ही मन कहता है, मेरी आंखें अब अंधेरे में धीरे धीरे एडजस्ट हो रही है। अब मैं काफ़ी हद तक देख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है मेरी डैगर रिपीटेड क्लैसेस की वजह से वीक हो गई है। और वैसे भी एक सेरेमोनियल ब्लेड से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तभी लियोन का ध्यान अपने ऊपर आ रहे गॉब्लिन के अटैक पे पड़ती है, जो उसके काफ़ी करीब आ चुकी होती है। बचने के लिए लियोन अपनी ब्लेड को उस गॉब्लिन के ऊपर फेंक देता है, जो उसके फेस पर हल्का सा कट लगा देती है। लियोन के इस अनएक्सपेक्टेड मूव को देख मार्वस मन ही मन सोचता है, उसने अपना वेपन छोड़ दिया। अगले ही पल लियोन उस गॉब्लिन के अटैक को डॉज करता है और अपनी ब्लेड को उठाने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे वो ब्लेड उठाता है, सीधा उस गॉब्लिन के हार्ट को पियर्स कर देता है और फिर एक ही स्लैश में उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। सारे गॉब्लिन्स को जान से मार देने के बाद लियोन उनकी लाशों के बीच से गुजरते हुए
उस किडनैप हुई लड़की के पास पहुंचता है और उसके मुंह पर बंधी हुई रस्सी को खोल देता है। लड़की रोती हुई आंखों से कहती है, ओ थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। लेकिन उसके वर्ड्स खत्म होने से पहले ही लियोन उसे भी स्टैब कर देता है। लड़की का चेहरा शॉक से फ्रीज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या। लियोन ब्लेड बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे एक और बात याद आई जो मेरे फादर ने मुझे समझाई थी। उन्होंने उन मॉन्स्टर्स के बारे में भी बताया था जो इंसानों की शक्लें ले सकते हैं, जिनसे उनका खुद का सामना हुआ था जब वो कॉन्टिनेंट की यात्रा पर थे। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था, कभी मत भूलना लियोन, कि जो लोग दूसरों का भरोसा तोड़ते हैं उन्हें कभी शांति से मरने का हक नहीं होता। उन्हें वही डर और बेचैनी महसूस करनी चाहिए जो उनके विक्टिम्स ने भी झेली थी। फिर लियोन एक डेविलियस स्माइल के साथ कहता है, और इसलिए तुम्हें थोड़ा सफरिंग का लेसन मिलना चाहिए, है ना? और फिर लियोन उस लड़की को भी मार डालता है। जैसे ही वो लड़की गिरती है, वहाँ जल रहा आखिरी मशाल भी बुझ जाती है। और इसी के साथ चैप्टर 4 खत्म होता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है एक लाइवली और ग्लैमरस बार में, जहाँ स्टेज पर कुछ लड़कियाँ परफॉर्मेंस दे रही होती है। और वही उसी बार में होते हैं लियोन के अंकल सर कर्चल, जो दो लड़कियों के साथ बैठे मजे करते हुए कहते हैं, अब ज़्यादा देर नहीं है जब वो शापित घर मेरे कब्जे में होगा। लगता है बुड्ढा काफ़ी रंगीन मिजाज का है। खैर चलिए स्टोरी की तरफ वापस चलते हैं। अंकल कर्चल की बात सुन के रेड ड्रेस वाली लड़की फ्लर्टी अंदाज में कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा माय लॉर्ड, आप जैसे एक डिग्निफाइड और समझदार इंसान को लीडरशिप में देखना कौन नहीं चाहेगा, बजाय उस बेबी फेस लड़के के। ब्लू ड्रेस वाली लड़की भी इम्प्रेस होकर कहती है, क्या कमाल की चाल चली है आपने सर कर्चल, कभी सोचा भी नहीं था कि आप सिल्वेस्टर का इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। इस पर रेड ड्रेस वाली और ज़्यादा चिपकते हुए कहती है, दुश्मन हाउस को हैंडल करके ऊपर उठना यह सिर्फ एक असली मर्द ही कर सकता है। अब दोनों लड़कियों की ऐसी बातें सुन के अंकल कर्चल कहते हैं, तुम लोग तो बेवजह मेरी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हो। हाँ, लेकिन शायद थोड़ी देर के लिए हमें सिल्वेस्टर के घटिया लोगों के आगे झुकना पड़े, लेकिन ये लियोन जैसे बच्चे के हाथ में पावर देने से तो काफ़ी बेहतर है। वो तो वैसे भी हाउस मार्वस को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहा है, मुझे पावर मिलना उससे तो 100 गुना बेहतर ही है। और फिर एक टिपिकल विलन की तरह सिनिस्टर हंसी के साथ कहता है, और किसने सोचा होगा कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड मैं हूँ। फिर शिन फोकस करती है उसी बंदे पे जो मीटिंग में सबसे पहले अंकल कर्चल के प्रपोजल से एग्री किया था। वही बंदा अब उसके साथ ड्रिंक करते हुए कहता है, लियोन के बारे में क्या सोचा है सर कर्चल, उसके फादर के लिए लोग लॉयल थे, उस लड़के को हटाना शायद इतना इजी ना हो। इस पे अंकल कर्चल बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस मामले को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत है। और एक इविल स्मर्क के साथ कहते हैं, उसकी मौत बाद में जस्टिफाई हो जाएगी। जैसे कि आप जानते ही हैं, मरे हुए लोग कहानियाँ नहीं सुनाते और ना ही उनके बेटे। तभी वो बंदा अपना खाली गिलास सामने की ओर बढ़ाते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा सर कर्चल, शायद आखिरी बार किसी मुर्दे की आवाज़ तब सुनी गई थी जब पहले पैट्रियार्क ने नेक्रोमेंसी का यूज़ किया था। अंकल कर्चल उसका ग्लास भरते हैं और वो बंदा टोस्ट करते हुए कहता है, एक टोस्ट हमारे फ्यूचर और राइटफुल पैट्रियार्क के नाम, सर कर्चल। विलेन का पूरा ग्रुप ठाके मार के हंसता है और अंकल कर्चल तो अपनी पूरी बॉटल ही पीने लगते हैं। और वो लोग ऐसे ही मज़े करते करते बातें कर रहे होते हैं। फिर शिन शिफ्ट होता है सिल्वेस्टर हाउस में, जहाँ काउंट एलन बोलते हैं, मुझे भरोसा है कि हमारा हाउस मार्वेस को टेक ओवर करने का प्लान स्मूथली चल रहा होगा। एक सबऑर्डिनेट कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड, कर्चल वॉन मार्वस अब तक हमारे कंट्रोल में है, बस इंपीरियल हाउस होल्ड से फुल वार का अप्रूवल मिलना बाकी है। काउंट कहता है, कितने बेवकूफ़ हैं मार्वस के लोग, उन्हें लगता है कि मैं सेकेंड वार स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि पहले को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर यह तो मेरे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। सब ऑर्डिनेट तुरंत बोलता है, ये सब सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी के कारण पॉसिबल हुआ है माय लॉर्ड। फिर काउंट सामने रखी हुई इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहते हैं, इस नमक हराम का नाम क्या है? कर्चल। सोच के हैरानी होती है कि हाउस मार्वस जैसे इतनी प्रेस्टिजियस हाउस का एंड एक बेवकूफ़ गद्दार के हाथों होने वाला है। फिर वो कहता है, क्या ज़बरदस्त रात होगी ये। फिर वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देते हुए कहता है, तैयारियां तुरंत तेज़ी से करो, समझे? सबऑर्डिनेट बोलते हैं, जी माय लॉर्ड। और फिर काउंट कहता है, पहले बाप अब बेटा, मैं तुम्हारी चीखों का इंतज़ार नहीं कर सकता। और फिर शिन शिफ्ट होता है उसी लास्ट मसाल पे,
जो उस लड़की के मरने के बाद बुझ गई होती है। लियोन मनी मन कहता है, यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया है और अब सारी मसाले बुझ गई है। क्या ये उनमें से आखिरी थी? तभी वो बुझी मसाले फिर से पीली रोशनी में जल उठती है, जो इस बात का संकेत होती है कि उसने ट्रायल पास कर लिया है। पीली रोशनी देख मार्वस खुश होकर लियोन से कहता है, बेशक, मैंने कभी इतना पागल कॉन्ट्रैक्टर नहीं देखा। और सीधा लियोन के मुंह पर कूद पड़ता है, जिससे लियोन गिर जाता है। पर मार्वस फिर भी कहता है, तुम में हिम्मत है, अगर समझदारी से काम लो तो ऑर्क कैंप में भी जिंदा रह सकते हो। फिर उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, वो मॉन्स्टर जो इंसान के रूप में था उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन तुमने तो पहली नज़र में ही तलवार चला दी। क्यों तुम्हें ऐसा लगा कि आखिरी मॉन्स्टर वो लड़की थी? लियोन जवाब देता है, सिंपल है, जब सब गॉब्लिन्स मर रहे थे तो मसाले बुझती जा रही थी, लेकिन एंड में एक मसाल बची थी, मतलब वो लड़की भी एक मॉन्स्टर थी। मार्वस सोचता है, कितना कोल्ड ब्लडेड है ये लड़का, सिर्फ 14 साल की उम्र में इतना शार्प डिसीजन लेना, बिना डरे अपने एनिमी को ब्रूटली किल कर देना। क्या सिर्फ इनफाइनाइट माना ही उसका सीक्रेट है या कुछ और भी? शायद ये मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपा रहा है। इतना सोच के वो एक क्रेपी सी स्माइल देता है और फिर मन ही मन बोलता है, मज़ा आ रहा है सोच के कि ये लड़का फ्यूचर में और क्या क्या करेगा। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मार्वस कहता है, वेलन के फर्स्ट ट्रायल के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। लियोन अब उस बुक को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा होता है, पहला, एक जिंदा जान लेनी होगी। दूसरा, जो गिरे हुए हैं उन्हें रेज करना होगा। लियोन हैरानी से कहता है, रेज करना मतलब? फिर वो एक हल्की सी स्माइल करता है और इसी के साथ चैप्टर 5 खत्म होता है। चैप्टर 6 की शुरुआत लियोन को दिखाते हुए होती है, जहां वो नेक्रोमेंसी की किताब को देखते हुए कहता है, अनडेड। तभी मार्वस कहता है, बिल्कुल सही, उन गॉब्लिन्स को देखो जो तुमने मारे थे। और फिर ब्लैक लायन मार्वस उसे समझाते हुए कहता है, अब अपनी विज़न को मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी आंखों में माना चैनल करो। जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें हर एक बॉडी पर एक धागा दिखाई देगा, जो उन्हें किसी अननोन जगह से कनेक्ट कर रहा होगा। नेक्रोमेंसर की भाषा में इसे डेथलाइन कहा जाता है। अब लियोन थोड़ा हैरान होता है और फिर उस बुक को देखते हुए कहता है, एक लाइन जो डेथ की बाउंड्री को क्रॉस करती है। तो इसका मतलब ये थ्रेड हर सोल को इस वर्ल्ड से नेक्स्ट वर्ल्ड तक कनेक्ट करता है। मार्वस कहता है, बिंगो, बिल्कुल सही समझा। एक नेक्रोमेंसर सबसे पहले डेड सोल्स को उनकी बॉडी से अलग करता है ताकि उनकी स्पिरिट को रिवाइव कर सके। फिर अपनी माना से उन सोल्स को उनकी बॉडीज़ के साथ दोबारा कनेक्ट करता है और उन डेड बॉडीज़ को रीएनिमेट करके उन्हें अनडेड के रूप में कंट्रोल करता है। फिर मार्वस कहता है, अब ध्यान से देखो लियोन, मैं तुम्हें यह प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। उसके ऐसा कहने के बाद एक रीएनिमेटेड गॉब्लिन सामने आता है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लियोन पे पड़ती है वो तुरंत रुक जाता है। मार्वस कहता है, इस टेक्निक को ब्रांडिंग कहते हैं। वैसे तो अनडेड क्रिएट करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर के केस में ये इकलौता मेथड काम करता है। बाकी मेथड्स का जिक्र किसी और वक्त करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। लियोन ध्यान से सब कुछ ऑब्जर्व करता है और फिर कहता है, समझ गया। तभी मार्वस लियोन को कहता है, अब तुम खुद भी इसे ट्राई कर सकते हो। लियोन कहता है, ट्राई करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो काफ़ी समय से मेरे दिमाग में है। मार्वस कहता है, पूछो। लियोन कहता है, मेरे एंसेस्टर्स कहते थे कि किसी ह्यूमन को अनडेड बनाना मॉन्स्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या आपको लगता है कि मैं अब उस लेवल तक पहुँच गया हूँ जहाँ मैं किसी भी इंसान को अनडेड बना सकता हूँ? मार्वस थोड़ा टीज करते हुए कहता है, तो बताओ वो कौन बदनसीब है जिसे तुम अनडेड बनाना चाहते हो? लियोन कहता है, वो और कोई नहीं, मेरे वन एंड ओनली अंकल कर्चल हैं। लियोन के इतना कहते ही शिन शिफ्ट होता है और हम वापस उसी बार में पहुंचते हैं जहां अंकल कर्चल और वो पर्सन पार्टी कर रहे होते हैं, लड़कियों के साथ मस्ती करते हुए ड्रिंक्स का मज़ा ले रहे होते हैं। वो आदमी हंसते हुए कहता है, लेट पेट्रा कितने बेवकूफ़ थे, लेकिन जब से वो गए हैं मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। अंकल कर्चल थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे सहमत हूँ। वह आदमी अब आगे कहता है, अब बस उसे एक वारिस का मसला हल करना बाकी है, फिर आपके कंधे से एक बड़ा बोझ उतर जाएगा। अंकल कर्चल अपने गिलास को उठाते हुए कहते हैं, उस लड़के को ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं, फ़िलहाल तो चीयर्स करो और मज़े लो। जैसे वो चीयर्स करते हैं, एक तेज रंबल के साथ झूमर ऊपर से गिर जाता है, जैसे किसी ने उसे काट दिया हो।
सब लोग शॉक में जम जाते हैं। कर्चल घबराकर कहता है, ये क्या हो रहा है? उसके पास बैठी एक ब्लू ड्रेस वाली लड़की कहती है, इस जगह को एक पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट प्रोटेक्ट करता है। इतनी सी वाइब्रेशन से ये गिरना इम्पॉसिबल है। ये जरूर कोई मैजिक अटैक है। कर्चल चीख कर कहता है, चुप रहो लड़की, और गुस्से में बोलता है, कौन है जो मार्वस की टेरिटरी में मेरी जान लेने की हिम्मत कर रहा है? और तभी एक आवाज़ आती है, यह भ्रम आपको किसने दे दिया अंकल कि यहाँ अब कोई आपका सामना नहीं कर सकता? और हम देखते हैं वो लियोन होता है। उसे देख अंकल कर्चल कहते हैं, ओह देखो तो कौन आया है, हमारे बर्बाद हो चुके घराने के यंग पैट्रियार्क। और फिर अपने हाथ के इशारे से अपने बॉडीगार्ड्स को रोकते हैं जो लियोन पे अटैक करने ही वाले होते हैं। लियोन कहता है, बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे पहचान लिया। ये मैं ही हूँ, आपका पैट्रियार्क लियोन वॉन मार्वस। अंकल कर्चल कहते हैं, रात के इस वक्त बिना बताए यहाँ क्यों आए हो? क्या कुछ काम था मुझसे? इस पे लियोन कहता है, ये तो बड़ा अजीब सवाल है। क्या एक लॉर्ड को अपनी ही ज़मीन पर आने के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, और वो भी अपने ही नौकर से मिलने के लिए? क्या तुम्हारे कंफर्ट के लिए मुझे पहले से अनाउंस करना पड़ेगा? इतना सुन अंकल कर्चल कहते हैं, कोई और लॉर्ड शायद ना करे, पर तुम और मैं दोनों ही जानते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुमसे तुम्हारी पैट्रिया की कुर्सी छीन लूँगा? तो तुम सही सोच रहे हो। अब वक्त निकल चुका है और तुम्हारा निकम्मा बाप भी नहीं रहा जो तुम्हें बचा सके। लियोन कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए अब मैं खुद ही अपनी हिफाजत करना सीख गया हूँ। यह सुनकर अंकल कर्चल अपना असली रंग दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हारी नई विजडम ने ये नहीं बताया क्या कि अकेले आना कितना बड़ा रिस्क है? तुम इतने कॉन्फिडेंट हो जैसे तुम्हारे पास मरने के लिए कई जिंदगियां हो। लियोन कहता है, कॉन्फिडेंस मेरा नहीं अंकल, कॉन्फिडेंस तो आपका है जो ये मान बैठा है कि मैं अकेले आया हूँ। अंकल कर्चल गुस्से में कहते हैं, बकवास बंद करो, तुम कहना क्या चाहते हो? और तभी हम देखते हैं जमीन के नीचे से एक डार्क एनर्जी निकलती है। अंकल कर्चल हैरानी और डर के बीच मन ही मन कहते हैं, ये क्या है? ये कोई ऑर्डिनरी एनर्जी नहीं है, ये तो एबिस की डार्क एनर्जी लगती है। ये अंधेरा इंसानी समझ से परे है। नहीं, कहीं ये अनडेड आर्मी तो नहीं है? तभी लियोन कहता है, एग्जैक्टली, ये वही अनडेड आर्मी है। और फिर अंकल कर्चल हैरान होकर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? मेरे डेड ब्रदर तक ने इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। फिर लियोन कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? हाउस मार्वस पहले भी एक नेक्रोमेंसर क्लैन था और आज भी वही है। अंकल कर्चल गुस्से में कहते हैं, गार्ड्स, इन मॉन्स्टर्स को तुरंत खत्म करो। गार्ड्स तुरंत अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक गार्ड सीधा लियोन पे अटैक करता है जिसे एक अनडेड गॉब्लिन बीच में ही आके डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर वो गार्ड हैरान होकर कहता है, उसने फाइट बैक किया? और तुरंत ही वही गॉब्लिन उस गार्ड को एक ही स्लैश में 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर सारे गार्ड्स और कर्चल शॉक में जम जाते हैं, और दूसरी तरफ बाकी अनडेड गॉब्लिन्स बड़ी तेजी से सारे गार्ड्स को एलिमिनेट कर रहे होते हैं। ये नज़ारा देखकर अंकल कर्चल और बचे हुए गार्ड्स के चेहरे पर डर, घबराहट और हैरानी क्लियरली दिखाई देने लगती है। और इसी थ्रिलिंग नोट पे चैप्टर 6 खत्म होता है। तो चैप्टर 7 की शुरुआत अंकल कर्चल को दिखाते हुए होती है, जो अपने सामने अपने ही गार्ड्स को मरते हुए देखकर मन ही मन सोचते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। वो तुरंत अपने दोनों हाथों में डार्क एनर्जी को खींचना शुरू करते हैं और फिर मन ही मन कहते हैं, अगर मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही तो ये लड़का नेक्रोमेंसी को परफेक्टली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? इतना कहते ही हम देखते हैं कि अंकल कर्चल के हाथ में एक डार्क एनर्जी बॉल फॉर्म होने लगती है, और तभी वो गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, ये क्या नौटंकी है? क्या तुम फाउंडिंग पैट्रिया की लेगेसी का मजाक बना रहे हो? लियोन कहता है, अगर एक मार्वस अनडेड को कमांड करे तो क्या उसमें इतनी हैरानी की बात है? ये तो हमारे खून में है। अंकल कर्चल अपना सब्र खो देते हैं और कहते हैं, बकवास बंद करो, नेक्रोमेंसी एक भूल चुकी कला है जो हिस्ट्री के अंधेरे में खो चुकी है। तुम्हारे फादर तक इसे यूज नहीं कर पाए, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं मान लूँ कि तुम जैसे एक यूजलेस लड़के ने इसे कंट्रोल कर लिया? लियोन कहता है, अगर मानना मुश्किल है तो चलिए मैं दिखाता हूँ। बस एक बात याद रखना अंकल, ये डिसीज़न बहुत महंगा पड़ सकता है। इतना कहकर लियोन अपनी अनडेड आर्मी को इशारा करता है और वो तुरंत कर्चल पर हमला कर देते हैं।
कर्चल भी बिना देर किए अपनी डार्क एनर्जी बॉल से गॉब्लिन पर अटैक करते हैं और उसकी बॉडी धीरे धीरे जलने लगती है, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगले ही पल वो गॉब्लिन अपने आप को रीजेनरेट कर लेता है। ये देखकर अंकल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबरा कर अपने बचे कुचे गार्ड्स की तरफ देखते हैं, लेकिन सबके सब पहले ही गॉब्लिन्स के हाथों मारे जा चुके होते हैं। डर और गुस्से से कांपते हुए अंकल कर्चल दोनों हाथों में दोबारा डार्क एनर्जी समन करते हैं और एक शक्तिशाली ब्लास्ट के साथ सामने अटैक करते हैं। कुछ डैमेज होता भी है, लेकिन गॉब्लिन्स उसे भी पल भर में हील कर लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कर्चल अब सही में घबरा जाते हैं। इतनी एडवांस हीलिंग, ये कैसे हो सकता है? तभी एक गॉब्लिन अचानक उनके बिल्कुल सामने आ जाता है और बिना किसी वार्निंग के अपनी तलवार सीधा कर्चल की चेस्ट में उतार देता है। अंकल कर्चल कमज़ोर हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह वो अपनी बची कुची स्ट्रेंथ से काउंटर स्पेल के लिए एनर्जी इकट्ठी करने लगते हैं। पर जैसे ही वो स्पेल एक्टिवेट करने जाते हैं, वो खुद ब खुद फेल हो जाते हैं। उनका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल पड़ जाता है और वो चिल्ला उठते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही ब्लड लाइन के खिलाफ जाने की? लियोन कहता है, हिम्मत? जब आपने मेरे फादर के पीठ में छुरा घोंपा था, तभी से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, और आज मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि मुझे आपको कभी अपना अंकल कहना पड़ा। कर्चल गरजते हुए कहते हैं, अपना मुंह बंद कर बच्चे। लियोन कहता है, मुझे याद है, एक बार मैंने अपने फादर के साथ एक किताब पढ़ी थी इस कॉन्टिनेंट के इतिहास पर। हर जंग के बाद सिर्फ दो लोग बचते हैं, एक विक्टर और एक सप्रेस्ड, और वक्त दोनों के बीच में एक तलवार खींच देता है। अब कर्चल गुस्से में बोलते हैं, अब तू मुझे लेक्चर देगा बच्चे? लियोन कहता है, मैं इमोशनल नहीं हूँ और ना ही होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस किताब ने मुझे एक सिंपल सी बात सिखाई थी, फॉरगिवनेस इज़ द प्रिविलेज ऑफ द विक्टर। और तुम भी कभी विक्टर थे अंकल। जब तुमने मेरे फादर के पीठ में छुरा घोंपा था, तभी तुमने अपनी सर्वाइवल के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन वक्त बदल चुका है। कर्चल चीखता है, चुप कर जा लियोन। लियोन एक कदम आगे बढ़ाता है और आखिरी बार कहता है, अंकल नहीं, सर कर्चल वॉन मार्वस, मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हर पल वही दर्द झेलो जो मेरे फादर ने सहा था। आज के दिन मैं याद रखूँगा तुम्हारी हार के दिन के रूप में, और तुम्हारी सज़ा के तौर पर तुमसे मैं वो चीज़ छीन लूँगा जो तुम सबसे ज़्यादा चाहते थे, एक और दिन जीने की उम्मीद। इस हाउस के पैट्रियार्क होने के नाते मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूँ। ये कहकर लियोन अपनी अनडेड आर्मी को कमांड देता है कि इसे इतना टॉर्चर करते हुए धीरे धीरे मारो कि मौत भी शर्मा जाए। गॉब्लिन्स बिना टाइम वेस्ट किए कर्चल पर टूट पड़ते हैं, उसके हर चीख पर एक नया अटैक। इसी बीच एक और फिगर एंटर करता है, ब्लैक लायन मार्बस। वो हंसकर कहता है, ये सीन तो डेविल को भी इमोशनल कर दे। पहली ट्राई में ही किसी ने नेक्रोमेंसी को इस लेवल पे यूज़ किया है, कौन सोच सकता था? लियोन थोड़ा फनी फेस बनाकर कहता है, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया? और फिर एक शैतानी हंसी के साथ बोलता है, मुझे अभी अभी एक काफ़ी मज़ेदार आइडिया आया है। मार्वस कहता है, मज़ेदार या डरावना? फिर सीन शिफ्ट होता है काउंसिल मीटिंग में। एक काउंसिल मेंबर कहता है, इतनी जल्दी फिर से एक काउंसिल मीटिंग? क्या किसी को पता है कि सर कर्चल ने हमें फिर से क्यों बुलाया है? फिर वही येलो हेयर्ड पर्सन कहता है, कौन जाने, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। वैसे भी उनका लिटिल साइड किक जो काउंसिल में होता है, अब तक वो भी नहीं आया है, तो चलो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। फिर वही गंजा मेंबर कहता है, लेकिन फिर भी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग कोई मजाक नहीं होती, क्या पता हाउस सिल्वेस्टर कोई चाल चल रहा हो, शायद वो पीस ट्रीटी तोड़कर हमला करने का प्लान बना रहे हो जब हम आपस में ही उलझे हुए हो। वहीं पहला मेंबर कहता है, अरे भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बेवकूफ़ी करेंगे। दो बड़े हाउसेस के बीच की एग्रीमेंट तोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती, और वैसे भी अगर वार दोबारा शुरू करना होगा तो उसके लिए महाराज की ऑफिशियल अप्रूवल चाहिए होती है। येलो हेयर्ड पर्सन कहता है, सही कह रहे हो, जो भी हो, हमें फ़िलहाल यहीं रुक कर इंतज़ार करना चाहिए। गंजा पर्सन कहता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब सर कर्चल हमारे हाउस के हेड बन जाएंगे। तभी रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और अंदर आता है लियोन वॉन मार्वस। सब लोग उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं।
लियोन अपनी चेयर के पास जाकर कहता है, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ आज मेरे अंकल आएंगे? तो ये सुनकर अफसोस होगा, उनकी हालत अब ऐसी नहीं रही कि वो किसी मीटिंग में आ सके। एक काउंसिल मेंबर शॉक में कहता है, माय लॉर्ड, आप कहना क्या चाहते हैं? लियोन डायरेक्टली बोलता है, सर कर्चल वॉन मार्वस अब इस दुनिया में नहीं रहे। सब शॉक हो जाते हैं, क्या वो मर चुके हैं? लियोन फाइनली बोलता है, हाँ, और वो भी मेरे ही हाथों। और अगर कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए, मैं सबके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ चैप्टर 7 का दी एंड होता है। तो चैप्टर 8 की शुरुआत होती है उसी टेंस काउंसिल मीटिंग से, जहाँ लियोन कह रहा होता है, क्या किसी और काउंसिल मेंबर के पास कुछ कहने को है? लियोन के कहने के बाद सभी मेंबर शॉक हो जाते हैं। सर कर्चल की मौत किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तभी अचानक से वही येलो हेयर्ड पर्सन टेबल पे हाथ मारते हुए गुस्से में बोलता है, अगर ये बात सच है तो आपको हाउस मार्वस के सीनियर एल्डर की डेथ का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा। उसके बाद एक और मेंबर गुस्से में कहता है, चाहे आप पैट्रियार्क हो, लेकिन आपके पास ये हक नहीं कि आप किसी सीनियर मेंबर को बिना किसी वजह के यूं ही खत्म कर दे। लियोन कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, कर्चल वॉन मार्वस एक गद्दार था। वो सिर्फ मेरे फादर के खिलाफ ही नहीं गया, बल्कि हाउस सिल्वेस्टर जैसे दुश्मनों को हमारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी दे दी। और सबसे बड़ी बात, उसने मेरी पैट्रिया की पोजीशन भी छीनने की कोशिश की। पर जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि इतने क्लियर सबूतों के बावजूद तुम सब उसके लिए इतनी लॉयल्टी दिखा रहे हो, उसे डिफेंड कर रहे हो। लियोन की बात सुन के वो येलो हेयर्ड पर्सन मन ही मन सोचता है, काउंसिल मीटिंग के लिए जो समन आया था वो सर कर्चल के नाम से था, और अब वो खुद ही यहाँ नहीं है, जो इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि सर कर्चल सच में नहीं रहे। फिर वही टकला बंदा मन ही मन बोलता है, कितना फुलिश था वो बुढ़ा, एक नए लड़के के हाथों ही मर गया। और फिर एक और मेंबर अपने मन में सोचता है, अभी कर्चल के लिए कंसर्न दिखाने का टाइम नहीं है। अगर यंग लॉर्ड लियोन ने उसे बिना किसी मदद के ही मार डाला तो डेफिनेटली उसके पास कोई डेंजरस ट्रम्प कार्ड या पावर होगी। ये मेंबर सच में साफ माइंडेड है भाई। जो बाकी काउंसिल मेंबर्स अभी समझ नहीं पाए वो इसने तुरंत ही समझ लिया। तो चलिए कहानी पे वापस आते हैं। फिर वही बंदा बोलता है, माय लॉर्ड, मुझे कभी शक नहीं हुआ उस पर, उसने तो हम सब का भरोसा तोड़ दिया। तभी वो येलो हेड पर्सन पैनिक होते हुए कहता है, हम तो बिल्कुल इनोसेंट है, हमें क्या पता था कि वो ओल्ड मैन ऐसी डेंजरस प्लानिंग कर रहा था। लियोन उनकी बात सुनते ही गुस्से से बोलता है, बस करो, हो सकता है कि तुम सब सच बोल रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब निर्दोष हो। तुम सब गिल्टी हो उस गद्दार को न पहचानने के जुर्म में। ये सुनकर वही साफ माइंडेड बंदा मन ही मन सोचता है, इस लड़के ने तो सबको क्लेवरली ट्रैप कर लिया। तभी वो गंजा बंदा बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सर कर्चल सच में गद्दार थे? क्या आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है, या फिर कहीं आपने किसी मासूम को तो नहीं मार डाला? लियोन कहता है, तुम सब ने एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया जैसा कि एक इंटेलिजेंट पर्सन ने पहले ही प्रेडिक्ट करके मुझे बता दिया था। तभी एक मेंबर पूछता है, प्रेडिक्ट किसने माय लॉर्ड? उसी मोमेंट लियोन के कंधे पर ब्लैक लायन मार्बल्स अपीयर होता है, जिसे सिर्फ लियोन ही देख सकता है फॉर ऑब्वियस रीज़न। और फिर लियोन अपनी नेक्रोमेंसी वाली बुक ओपन करते हुए कहता है, प्रूफ चाहिए था ना, ठीक है, अब देखो कर्चल वॉन मार्वस की असलियत। बुक खुलते ही एक हेवी डार्क एनर्जी सर्ज होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अनडेड को समन करते वक्त होती है। लियोन कहता है, हाउस मार्वस का असली वंशज होने के नाते मैं लियोन वॉन मार्वस एक श्रापित आत्मा को पुकारता हूँ। और फिर ज़मीन पर डार्क एनर्जी से भरे पोर्टल्स खुलते हैं, जिनके अंदर से गॉबलिन्स बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। टकला आदमी शॉक में बोलता है, ये इनकैंटेशन तो। तभी येलो हेड पर्सन बोलता है, ये अनडेड समनिंग स्पेल है, पर ये कैसे कर रहा है? उसी वक्त हम देखते हैं सर कर्चल जो अनडेड के रूप में समन होते हैं। वही खरा इंटेलिजेंट पर्सन कहता है, क्या उसने हाउस का खोया हुआ मैजिक डिस्कवर कर लिया? अब लियोन कहता है, कर्चल वॉन मार्वस, क्या आप अपने सब गुनाहों को एक्सेप्ट करते हैं जो मैंने आप पर लगाए हैं? इंटेलिजेंट पर्सन बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। अब लियोन थोड़ा इरिटेट होते हुए जवाब देता है, मैं बार बार वही सवाल सुनकर थक चुका हूँ। क्या तुम नहीं जानते हाउस ऑफ मार्वस का दूसरा नाम ही नेक्रोमेंसी है?
तब येलो हेड गाय जोर से चिल्लाता है, सब लोग अपनी जान बचा के भागो। फिर टकला बंदा लियोन को गाली देने लगता है, पर तभी एक गॉब्लिन उसका सर काट देता है। उसके साथ खड़ा बंदा घबरा कर चिल्लाता है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। येलो हेड पर्सन घुटनों के बल लियोन के सामने आता है और कहता है, मर्सी माय लॉर्ड, कृपया हम पर दया दिखाएं। उसकी टांगें एक गॉब्लिन पहले ही काट चुका होता है। लियोन उसके सामने खड़े खड़े कहता है, माफ़ी चाहता हूँ, पर यह मीटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने पैट्रिया की बात ध्यान से सुनो जब तक उसके पास कहने को कुछ है। सर कर्चल अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आते हैं। लियोन फिर कहता है, कर्चल वॉन मार्वस, मैं एक बार फिर पूछता हूँ, क्या यहाँ कोई भी ऐसा है जो तुम्हारे पापों से अनजान हो? अंकल कर्चल बोलते हैं, जितने भी लोग पिछले पैट्रिया के वफादार थे उन्हें हमने खिलाफ कर दिया, एक भी नहीं बचा, और यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी धोखेबाजी से अनजान हो। लियोन बोलता है, तो सबको सबूत मिल गया? येलो हेड पर्सन डरते हुए कहता है, लॉर्ड पैट्रियार्क, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। दूसरा बंदा कहता है, मैं अपने जुर्म को स्वीकार करता हूँ माय लॉर्ड। टकला पर्सन कहता है, हमें अपनी वफादारी साबित करने का एक और मौका दीजिए माय लॉर्ड। जब सब लोग अपने गुनाहों को कबूल कर रहे होते हैं तभी पीछे से गॉब्लिन्स उन पर हमला कर देते हैं। चीखों से पूरा हॉल गूंज उठता है। लियोन अपनी नेक्रोमेंसी की किताब बंद करते हुए कहता है, मैं लियोन वॉन मार्वस, हाउस ऑफ मार्वस के पैट्रियार्क के रूप में यह घोषणा करता हूँ कि आज से नेक्रोमेंसी एक बार फिर से इस हाउस में वापस लाई जाती है। और इसी के साथ चैप्टर 8 समाप्त होता है। तो चैप्टर 9 की शुरुआत उसी काउंसिल मीटिंग से होती है जहां अब सब लोगों की लाशें पड़ी होती है। तभी लियोन किसी से पूछता है, सर पुलेन कहाँ मिलेंगे? ये सुनते ही वहाँ छुपा एक सर्वेंट घबरा कर कहता है, देशद्रोह के आरोप में उन्हें नीचे के डंजन्स में डाल दिया गया है माय लॉर्ड। लियोन कहता है, ठीक है, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। सर्वेंट कहता है, हाँ जरूर मेरे लॉर्ड। और फिर लियोन मीटिंग रूम से बाहर जाते हुए कहता है, बाकी लोग अगर चाहे तो यहाँ से भाग सकते हैं, पर याद रखना जो भी आगे होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और फिर हम बाकी के सर्वेंट्स को देखते हैं जिनको लियोन ये सब कुछ कह रहा होता है। तभी लियोन फिर से कहता है, तुम सबकी भलाई के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे भरोसा है कि तुम लोग समझदारी से फैसला लोगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है सिल्वेस्टर हाउस में। वहाँ सिल्वेस्टर का एक सबऑर्डिनेट उसे एक लेटर देते हुए कहता है, लॉर्ड पैट्रियार्क, अभी अभी आपके लिए एक लेटर आया है। सिल्वेस्टर लेटर ओपन करता है और लेटर पढ़ते ही हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, एक्सीलेंट, लगता है अब इम्पीरियल हाउस होल्ड ने भी हाउस मार्वस से अपना मुंह मोड़ लिया है। सबऑर्डिनेट कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड, अपने एंसेस्टर के अलावा उनके पास कभी कुछ खास था भी नहीं। उनके पास ना पैसा है ना मैन पावर, और जो थोड़ा बहुत है भी उन पे तो हंसना भी बेकार है। सिल्वेस्टर कहता है, सही कहा, पैसा तो मैन पावर से भी बहुत कम है। खैर, फिलहाल हम अपने प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। और एक सिनिस्टर हंसी के साथ कहता है, अगले महीने जो नोबेल हाउस की वॉर होने वाली है उसमें हाउस मार्वेस को हम उनके घुटनों पे ले आएंगे। तो क्या तुम तैयार हो अपने रोल निभाने के लिए? सबऑर्डिनेट कहता है, बिना किसी शक के माय लॉर्ड। इस पे सिल्वेस्टर कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमारी हार का कोई चांस है, क्यों है ना? सबऑर्डिनेट कहता है, तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक कोई फुल फ्लेज्ड नेक्रोमेंसर अचानक से हाउस मार्वस में पैदा न हो जाए, या फिर उनके फाउंडिंग पैट्रियार्क वेलेन वॉन मार्वस अपनी कब्र से वापस ना आ जाए, तब तक तो हमारी हार का कोई चांस ही नहीं है। सिल्वेस्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो फिर ये वॉर सिर्फ हमारी जीत के लिए लिखी गई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है डंजन में, जहाँ सर पुलेन चीखते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, अपने इस मूर्ख वेसल पुलेन को माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं कर्चल के इरादों को समझ नहीं पाया जब तक उन्होंने आप पे हमला नहीं किया। इसके लिए तो मुझे मौत भी स्वीकार है। ये सब सुन लियोन सोचता है, सर पुलेन उन गिने चुने वफादार लोगों में से हैं जो मेरे लिए अंकल के विरुद्ध अकेले ही खड़े हो गए। ऐसे व्यक्ति का मेरे साथ होना जरूरी है। तभी लियोन कहता है, सर पुलेन, खुद को संभालिए, अभी बहुत काम बाकी है और मुझे आपकी ज़रूरत है। पुलेन हैरानी में कहता है, मेरी ज़रूरत? यंग मास्टर, लेकिन आपको मेरे जैसे गिरे हुए इंसान से क्या काम हो सकता है? लियोन कहता है, शुरुआत के लिए आपको एक अच्छी सी बात लेनी चाहिए, फिर आप मुझे पैट्रिया के ऑफिस में मिले, वहाँ डिटेल में बात करेंगे। पुलेन इमोशनल होकर कहता है, आपके इस विश्वास के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। मैं पुलेन शपथ लेता हूँ कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी
मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा माय लॉर्ड। और फिर सीन कट होता है पैट्रियार्क ऑफिस में, जहां लियोन और ब्लैक लायन मार्वस खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहे होते हैं। ब्लैक लायन कहता है, तो बताओ अब अगला कदम क्या होगा? फैसला तुम्हारा है कॉन्ट्रैक्टर। तभी पुलेन अंदर आते हुए कहता है, माफ़ी चाहता हूँ माय लॉर्ड, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा खतरनाक और कोई काम नहीं लगता। सिल्वेस्टर से कांटेक्ट बनाना, और वो भी कर्चल के रूप में। उसकी पर्सनैलिटी को कन्विंसिंगली एक्ट करना, ये किसी कमाल के परफॉर्मेंस से कम नहीं होगा। लियोन एक स्पेल चैंट करते हुए कहता है, क्या ये काफ़ी होगा? और अगले ही पल एक शैडोई क्रिएचर सामने आता है और धीरे धीरे सरकर्चल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पुलेन हक्का बक्का रह जाता है और फिर कहता है, ये किस तरह का अनहोली मैजिक है? वो मन ही मन सोचता है, लॉर्ड पेट्रियार्क इतनी शांति से कैसे खड़े हैं, और वो भी अपने अंकल को अनडेड स्लेब में बदलने के बाद। दूसरे वेसल ने जो कुछ भी कहा था सब कुछ सच निकला। वो वाकई किसी भी मानव समझ से परे है। इतना सोचने के बाद पुलेन कहता है, तो वो अफवाहें सच थी। आपने नेक्रोमेंसी की कला में पूरी महारत हासिल कर ली है। लियोन कहता है, लगता तो ऐसा ही है। पुलेन फिर सोचता है, अगर ये हाउस मार्वस के गोल्डन एज में पैदा हुए होते तो एक ट्रू नेक्रोमेंसर के रूप में जो चाहते वो हासिल कर सकते थे। हेवेंस ने हमारे घराने के साथ इतना कठोर अन्याय क्यों किया? फिर थोड़ा खांसते हुए कहते हैं, नेचुरली कर्चल को अनडेड फॉर्म में कंट्रोल करके आप कुछ वक्त के लिए हाउस सिल्वेस्टर को गुमराह जरूर कर सकते हैं माय लॉर्ड, लेकिन वो इस धोखे को कब तक नहीं पहचानेगा? अनडेड किसी की हैंडराइटिंग, पर्सनैलिटी या बोलने का अंदाज रिक्रिएट नहीं कर सकता। लियोन कहता है, वो बात तो तब सच होती ना अगर ये अनडेड कर्चल की असली लाश से बनाया गया होता, लेकिन ये तो एक नकलची मॉन्स्टर का अनडेड फॉर्म है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो किसी भी इंसान का चेहरा, यादें और कुछ हद तक तो एबिलिटीज़ भी परफेक्टली कॉपी कर सकता है। पुलेन उसकी पावर्स देखकर हैरानी से कहता है, कमाल है। अब लियोन उस पल को याद करता है जब उसने उस नकलची मॉन्स्टर को मारा था। उस वक्त उसने एक लड़की का रूप ले रखा था। उसी समय लियोन ब्लैक लायन मार्वस से पूछता है, ये क्या चीज़ है? ब्लैक लायन कहता है, इस मॉन्स्टर का नाम है डॉपलगैंगर, एक शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर जो किसी भी इंसान का चेहरा, यादें और कुछ हद तक उनकी एबिलिटीज़ भी रेप्लिकेट कर सकता है। ये अक्सर ऐसे ट्रैवलर्स का रूप ले लेता है जो अकेला पड़ गया हो और फिर असली व्यक्ति को मार कर उसकी जगह ले लेता है। कभी कभी तो ये उनके दोस्तों को भी खा जाता है। लियोन कहता है, एक डॉपलगैंगर। ब्लैक लायन लियोन को यूं सोचता देखकर मन ही मन कहता है, बाप पे ही बेटा गया है ना वेलन? तभी हम देखते हैं उस लड़की को जिसे लियोन अब अनडेड में बदल रहा होता है। ब्लैक लायन फिर सोचता है, कितनी अजीब बात है, अपना सबसे प्रीसियस सर्वेंट अपने सबसे प्यारे वंशज के लिए छोड़ गए वेलन। और इसी के साथ चैप्टर 9 यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर 10 की शुरुआत उसी डॉपलगैंगर मॉन्स्टर को अनडेड में बदलने के सीन से होती है। लियोन थोड़ा कंफ्यूज दिखाई देता है और कहता है, क्या मुझे इस बात से खुश होना चाहिए? ब्लैक लायन मार्वस एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, बिल्कुल, लेकिन याद रहे ये क्रिएचर सिर्फ उस टारगेट का रूप ले सकते हैं जिसका नेक्रोमेंसर पहले सामना कर चुका हो, और अगर टारगेट का मैजिकल पावर कास्टर से ज़्यादा हो तो उसका डॉपलगैंगर बनाना इम्पॉसिबल होगा। क्या तुम इन कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो कॉन्ट्रैक्टर? चाहे तुम कितने भी गिफ्टेड हो, लेकिन तुम अभी भी सिर्फ एक अप्रेंटिस लेवल पे हो। फिर मार्वस आगे कहता है, और मान लो तुम अपने अंकल की सोल को ट्रैप कर भी लेते हो तो भी उस पर लंबे समय तक कंट्रोल रखना मुश्किल होगा। आखिरकार उसकी सोल इवेंचुअली नथिंगनेस में समा जाएगी। इसलिए मेरा सजेशन तो ये है कि कुछ वक्त के लिए हाउस मार्वस से दूर चले जाओ, शायद तुम्हें अपने डायलेमा का कोई बेहतर सॉल्यूशन मिल जाए। लियोन बिना हिचकिचाहट के कहता है, ये तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं। मैं अपनी ब्लड लाइन से पीठ नहीं मोड़ सकता। मुझे पता है मेरी गैर हाजिरी में क्या होगा, या तो स्टेट के निर्दोष लोग मार दिए जाएंगे या फिर सिल्वेस्टर उन्हें अपना गुलाम बना लेगा। मार्वस थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, तो क्या तुम अपनी जान दांव पे लगा दोगे उनके लिए? लियोन कहता है, ज़रूरत पड़ी तो हाँ, मैं उनके लिए खुशी खुशी मर भी जाऊंगा। ये सुनकर मार्वस कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर सोचता है, लेकिन क्यों?
क्या ये सिर्फ अपने हाउस के लिए अंधी वफादारी है या इसके पीछे कोई और वजह छुपी है? छोड़ो, अभी और भी ज़रूरी मामले हैं जो देखने हैं। तभी हम देखते हैं वो कॉपीकैट मॉन्स्टर धीरे धीरे अनडेड में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। मार्वस कहता है, तो चलो लियोन, वक्त आ गया है, इस मक्कार को अपना अनडेड बना लो। मुझे विश्वास है फ्यूचर में ये तुम्हारे काम जरूर आएगा। लियोन पूछता है, क्या आप इस क्रिएचर को पहले से जानते हो? मार्वस कहता है, बिल्कुल, ये उन अनडेड मिनियन में से एक था जो कभी वेलन के कंट्रोल में था। तुम्हारी करंट स्टेट में शायद ये थोड़ा टफ हो सकता है, और हाँ, इसका नेचर थोड़ा इरिटेटिंग भी है। लियोन तुरंत अपनी नेक्रोमेंसी बुक निकालता है और उसे मॉन्स्टर के सामने रखते हुए बोलता है, मृतकों की आत्मा, हाउस मार्वस के वारिस का बुलावा सुनो। मैं लियोन वॉन मार्वस तुम्हें एक बार फिर से जीवन की दुनिया में वापस बुला रहा हूँ। और तभी मार्वस अनडेड को चुपचाप खड़ा देखकर उसे जोर से एक टपली मारते हुए बोलता है, उठ जा कौवे, बस अब बहुत हो गया ये स्टैचू ड्रामा। सदियों बाद हमें एक नया नेक्रोमेंसर मिला है और तू अभी भी मूर्ति बना खड़ा है। कम से कम अपना रूप तो बदल ले। अनडेड कुछ पल के लिए सोचता है और फिर अचानक से दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले ही मोमेंट वो अपना रूप बदल कर बन जाता है लियोन। ट्रांसफॉर्म होते ही वो मार्वस से कहता है, बड़े बड़े डायलॉग, वो भी एक फालतू सी बिल्ली के मुंह से सुननी पड़ रही है। मार्वस भड़क जाता है और कहता है, क्या तू मरना चाहता है क्या? कॉपीकैट लियोन हंसकर कहता है, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ बेवकूफ़ बिल्ली। और फिर वो ओरिजिनल लियोन को इस नज़र से देखता है जैसे एक जिंदा इंसान अपने मिरर इमेज को देखता हो, एक रियल, एक रिफ्लेक्शन, पर दोनों एक जैसे। और फिर सीन कट होता है पेट्रिया के ऑफिस में। पुलेन लियोन से कहता है, अगर हम कर्चल की यादों के बेसिस पर उसकी आदतों को परफेक्टली रिक्रिएट कर ले तो हो सकता है कि हम उसके अनडेड रूप से सिल्वेस्टर को मिसलीड कर सके, और मैं इस प्लान की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ माय लॉर्ड। लियोन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल वही जवाब जो मैं सुनना चाहता था सर पुलेन। पुलेन थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ लॉर्ड पैट्रियार्क। सिल्वेस्टर को इम्पीरियल हाउस होल्ड का सपोर्ट मिल जाएगा और वो फिर से हाउस मार्वस पे अटैक करेंगे। ऐसे में आप यहाँ रुकने के लिए इतने डिटरमाइंड क्यों हैं? क्या पीछे हट जाना ज़्यादा सेफ नहीं होता? ये सुनते ही लियोन को मार्वस की वही बात याद आती है। फिर वो कहता है, अपने हाउस की रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है और बस यही काफ़ी है। पुलेन झुककर कहता है, तो फिर मैं पुलेन आपकी सेवा में अपनी पूरी क्षमता लगा दूंगा, लेकिन क्या मैं जानने की हिम्मत कर सकता हूँ आपके इतने मजबूत इरादे के पीछे असली वजह क्या है? लियोन थोड़ा रुक कर कहता है, सच कहूँ तो मैंने भी ये सवाल खुद से कई बार पूछा है। मेरे पास कोई नोबल या ग्रैंड पर्पज़ नहीं है। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि एक वर्दी हेड होने का मतलब क्या होता है, और जब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिलता मैं सिर्फ वक्त खरीदता जा रहा हूँ ताकि एक दिन वो आंसर मिल सके। और फिर वो मुस्कुरा कर कहता है, तब तक मैं उन सब को रोकता रहूँगा जो हमसे हमारी ज़मीन, हमारा नाम और हमारी इज्जत छीन लेना चाहते हैं। जब तक मैं अपने पिता की गलतियाँ रिपीट नहीं करता और जो कुछ बचा है उसकी रक्षा करता रहूँ, शायद एक दिन मुझे समझ आ जाए कि मैं किस लिए लड़ रहा हूँ। बस इतना ही सोच है, सॉरी अगर ये किसी को कम लगे। फिर सीन शिफ्ट होता है लियोन के बेडरूम में, जहाँ कॉपीकैट लियोन कहता है, किसने कहा था कि हाउस मार्वस इतने नीचे गिर जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर, काफ़ी काम बाकी है तुम्हारे लिए। मार्वस गुस्से में कहता है, उसे माय लॉर्ड बुलाओ क्रो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे कैजुअली एड्रेस करने की? लियोन कैजुअली बोलता है, ओह, पर लॉर्ड मार्वस खुद भी तो फॉर्मेलिटीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। मार्वस थोड़ा झिझकते हुए कहता है, इवन सो कॉन्ट्रैक्टर, क्या लोग तुमसे कहते हैं कि तुम सोशल क्यूज समझने में थोड़ा स्लो हो? लियोन कहता है, लगता तो है। आपको कैसे पता चला? मार्वस कहता है, बस एक अंदाज़ा था। वैसे भी क्रो पहले वेलन का फेमिलियर था, मतलब तुम्हारे इनहेरिटेंस का पार्ट, एक लॉयल सर्वेंट और असैसिन। लियोन कहता है, समझा। किसी भी टारगेट का रूप ले लेना एक असैसिन के लिए काफ़ी काम का स्किल रहा होगा। कॉपीकैट लियोन कहता है, क्रो किलिंग में एक्सपर्ट है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए काफ़ी यूज़फुल, अनलाइक एक सर्टेन बदबूदार बिल्ली जिसे सिर्फ अपने ईगो की परी है। फॉर द रिकॉर्ड, क्रो और कॉपीकैट एक ही एंटिटी है। मार्वस गुस्से में धमकाते हुए कहता है, ओए, मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ, और अगर ज़्यादा बकवास की ना तो तुझे एबिस में फेंक दूंगा। वो क्रो के सर को काटने लगता है। तभी लियोन कहता है,
थोड़ा सीरियस हो जाओ। मुझे वाकई में तुम्हारी एबिलिटी चाहिए सर क्रो। क्या तुम मेरे डेड अंकल कर्चल का रूप ले सकते हो? क्रो कहता है, ये तो मेरे लिए पीस ऑफ स्नेक होगा। मार्वस चिल्लाते हुए कहता है, वो पीस ऑफ केक होता है, ना कि पीस ऑफ स्नेक। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। और इसी तरह इनकी नोक-झोंक चलती है, पर तभी डोर नॉक होता है। लियोन कहता है, कौन है? पुलेन अंदर आते हुए कहता है, मैं हूँ पुलेन, लॉर्ड पैट्रियार्क। सिल्वेस्टर का एक अर्जेंट लेटर आया है, सोचा आपको तुरंत दे दूँ। लियोन लेटर पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, 1 सेंचुरी से ज़्यादा हो चुकी है जब हाउस मार्वेस ने अपनी ड्यूक वाली ड्यूटी छोड़ी है। अब हाउस सिल्वेस्टर, काउंट एलन डी सिल्वेस्टर की लीडरशिप में तुम्हें वॉर ऑफ नोबल हाउसेस के लिए चैलेंज करता है। अगर तुम सरेंडर करते हो तो जंग टल सकती है और तुम्हारे लोगों को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर मना किए तो 1 महीने के बाद हमारी सेना तुम्हारी डची पे चढ़ाई करेगी और जो कुछ भी रास्ते में आएगा उसे तबाह कर देगी। मार्वस कहता है, तूफान अब करीब आ चुका है। लियोन कहता है, हमें सिर्फ 1 महीना मिला है। फिर मार्वस कहता है, क्या बात है, अब अचानक डर लगने लगा? हाँ ठीक है, वक्त बहुत कम है, लेकिन हम अभी भी भाग के किसी और दिन लड़ सकते हैं। चलो अपनी फौज इकट्ठी करते हैं। और लियोन कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ ये कह रहा था, मुझसे तो इतना इंतजार नहीं होगा। और वो लेटर को जला देता है। मार्वस शॉक में कहता है, तुम सच में एक पागल कॉन्ट्रैक्टर हो। उनकी आर्मी हंड्रेड्स में होंगे, इस बात में कोई शक नहीं। ये कोई तुम्हारे अंकल जैसा छोटा मोटा थ्रेट नहीं है। क्या तुम फिर भी उनका सामना करने को रेडी हो? लियोन हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, ओह मुझे पूरा यकीन है, हम इसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और फिर लियोन अपना हाथ उठाता है, उसके डार्क एनर्जी से एक भयानक अनडेड आर्मी बाहर निकलती है। लियोन मार्वस को अनडेड्स की आर्मी दिखाते हुए कहता है, इस बार मुझे दया दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस जो भी जिंदा दिखेगा उसे मिटा दूंगा। और इसी के साथ चैप्टर 10 का दी एंड होता है। तो चैप्टर 11 की शुरुआत मार्वस क्लैन के मार्केट के एक सीन से होती है, जहाँ कुछ लोग रिसेंट इवेंट्स पर चर्चा कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है, अरे सुना तुमने, कहते हैं सर कर्चल रातों रात गायब हो गए। दूसरा आदमी, जिसके बाल थोड़े पीले होते हैं, जवाब देता है, हाँ सुना है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। आजकल काफ़ी बुरे शगुन होते हुए दिख रहे हैं, और लॉर्ड पैट्रियार्क को गुजरे तो अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। जिस पर पहला आदमी बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बस यही दुआ करता हूँ कि यंग लॉर्ड ठीक हो। बेचारा लड़का, पहले पिता और अब अपने आखिरी जिंदा रिश्तेदार को भी खो दिया, अभी तो वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन होगा। तभी येलो हेड पर्सन कहता है, मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सके। इतना सुनते ही वहीं खड़ा तीसरा आदमी उनकी बातों में कूद पड़ता है और कहता है, आप लोग लॉर्ड रुइन के बेटे की बात कर रहे हैं, है ना? अगर हाँ तो इतनी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मानना है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। पहला आदमी हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, सही कह रहे हो, वैसे भी अभी तो सिल्वेस्टर की तरफ से कोई तुरंत हमला होने के चांसेस नहीं लगते। येलो हेड पर्सन आखिरी में कहता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों की बात सच हो। उनकी बातचीत अभी जारी ही होती है कि तभी सर पुलेन उनके पीछे से आकर हल्की सी खांसी के साथ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, ज़रा जुबान संभाल कर दोस्तों, कभी कभी ज़्यादा बोलना महंगा पड़ सकता है। उनकी आवाज़ सुनते ही सब पलट कर देखते हैं। उनके पीछे सर पुलेन के साथ यंग लॉर्ड लियोन भी खड़े होते हैं। लियोन के साथ ब्लैक लाइन मार्वस भी होता है, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीज़न उसे सिर्फ लियोन ही देख सकता है। फिर तीनों आदमी तुरंत झुककर ग्रीट करते हुए कहते हैं, सर पुलेन, हम तो बस हल्का फुल्का बात कर रहे थे, और आपको और लॉर्ड पैट्रिया को हमारी तरफ से सिंसियर कंडोलेंस। बहुत बुरा वक्त चल रहा है, किसी अंकल को खोना आसान नहीं होता, चाहे हालात जैसे भी हो। माय लॉर्ड, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। तभी लियोन कहता है, नहीं नहीं, इसके विपरीत मेरे अंकल अभी भी जिंदा हैं। उनकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई है, फिलहाल वो बेड रेस्ट पर हैं। फिर लियोन मन ही मन सोचता है, अभी के लिए बेहतर होगा कि राज्य को लगे कि मेरे अंकल अभी भी जिंदा हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहता है, कोई चिंता की बात नहीं है, उनका ध्यान अच्छी तरह रखा जा रहा है। इतना कहकर लियोन और सर पुलेन आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते लियोन सोचता है, दुश्मन को मिसलीड करने का पहला कदम है अपने साथियों को मिसलीड करो। लियोन सर पुलेन से कहता है, सर पुलेन, अब आप इंश्योर कीजिएगा कि जो भी हाउस के सर्वाइविंग वेसल्स हैं या कोई भी जो उस इंसिडेंट का विटनेस हो, वे सब चुप रहें। सर पुलेन तुरंत कहते हैं, एज यू कमांड माई लॉर्ड, आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं।
वैसे क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपका टाउन सेंटर में आने का कोई खास मकसद था? आप कह देते तो मैं उन सब चीज़ों को अरेंज करके आपके पास ले आता। लियोन कहता है, धन्यवाद सर पुलेन, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुद अपनी आंखों से देखनी थी। तभी ब्लैक लायन मार्वस बोलता है, वही जगह है। मैं उस बिल्डिंग के अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैजिक फोर्स महसूस कर रहा हूँ। अब लियोन सर पुलेन से कहता है, सर पुलेन यहीं रुककर मेरा इंतजार कीजिए। सर पुलेन थोड़ा चौंक कर कहते हैं, यंग मास्टर क्या आप अकेले अंदर जाना चाहते हैं? लियोन कहता है, बिल्कुल, और मैं आपको आदेश देता हूँ कि मेरे जाने के बाद दरवाज़ा सील कर दीजिएगा। किसी भी शख्स को अंदर या बाहर आने मत दीजिएगा। इतना कहकर लियोन अंदर चला जाता है। रूम का माहौल काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। सामान इधर उधर बिखरे होते हैं, चारों तरफ खून के धब्बे फैले होते हैं और कुछ सर्वेंट्स उन्हें साफ करते हुए सामान वापस सेट कर रहे होते हैं। फिर लियोन एक लड़के की तरफ देखते हुए मार्वस से पूछता है, क्या ये वही है? मार्वस कंफर्म करते हुए कहता है, हाँ, बिना किसी शक के। उस लड़के के गले में बैंडेजेस होते हैं, शरीर पे गहरे जख्म, और उसके अंदर से एक इंटेंस मैजिकल एनर्जी निकल रही होती है। दिखने में वो एक यंग डेमी ह्यूमन लगता है जो फिलहाल अभी खून के धब्बे साफ कर रहा होता है। मार्वस सोचता है, इतना रॉ टैलेंट और ये यहाँ खून के धब्बे साफ कर रहा है, क्या ही अफसोस की बात है। फिर वो लियोन से कहता है, तुम्हारे घराने में कभी कोई गिफ्टेड लोगों को पहचानने वाला था ही नहीं। ये सुनकर लियोन कुछ नहीं कहता और उस लड़के के पास जाकर कहता है, जरा एक मोमेंट, क्या आप मुझे अपना थोड़ा वक्त दे सकते हैं? लड़का कहता है, माफ़ कीजिए, लेकिन कल रात कुछ राउडी लोगों की वजह से टेवरेन में झगड़ा हो गया था। अगर आप थोड़ी देर बाद वापस आएँ तो हम आपके आभारी होंगे। तभी एक लेडी गुस्से में आती है और सीधा उस लड़के को लात मारते हुए कहती है, वाल्टर, अपने लॉर्ड से ऐसे बात की जाती है? फिर लियोन की तरफ मुड़कर कहती है, माफ़ कीजिए माय लॉर्ड, ये बिस्टमैन आपका स्वागत नहीं कर सका, हमें खेद है। और यहीं पे हमें पता चलता है उस लड़के का नाम वॉल्टर होता है और वो बिस्टमैन रेस से होता है। और फिर उस लेडी ने वॉल्टर को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया होता है और बोलती है, बदतमीज, तुझे अंदाजा भी है तू किससे बात कर रहा है? ये है लॉर्ड मार्वस के वारिस। वॉल्टर झुककर वो करते हुए कहता है, सॉरी मैम, मैं यहाँ अभी नया हूँ, मुझे नहीं पता था। तभी लियोन कहता है, जैसे मैंने कहा था, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है, अगर आप अपना थोड़ा वक्त दे सकते हैं तो। लेडी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मैं तो खुशी खुशी वक्त दूंगी माय यंग लॉर्ड, आजकल मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। लियोन उसकी बात काटते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरा काम आपसे नहीं है, मेरा काम उसके साथ है। लियोन सोचता है, डीमन मार्वस के मुताबिक इस बिस्टमैन के अंदर बेपनाह पोटेंशियल छुपा हुआ है। अगर सही तरीके से इसे ट्रेन किया जाए तो ये एक वर्दी वेसल बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर हैरानी से सोचता है, क्या ये लड़का हाउस मार्वस का हेड है? और तभी लियोन अपना हाथ उठाता है, उसमें एक गहरी डार्क एनर्जी इकट्ठी होने लगती है जो धीरे धीरे वॉल्टर के जख्मों को भरने लगती है। वॉल्टर हैरान होकर कहता है, आपने मेरे जख्मों को हील कर दिया? तभी लियोन फिर से कहता है, आखिरी बार कह रहा हूँ, क्या मैं आपका एक छोटा सा वक्त ले सकता हूँ? उनकी बातें सुन लेडी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, आई एम सॉरी टू से माई लॉर्ड, लेकिन ये बिस्टमैन मेरा पर्सनल स्लेव है, उसके पास ये अधिकार नहीं कि वो आपको अपना वक्त दे, और अगर इजाज़त लेनी भी हो तो आपको मुझसे लेनी पड़ेगी। लियोन मनी मन सोचता है, लगता है ये टेवरेन की मालकिन उस वक्त मौजूद नहीं थी जब मैंने अपने अंकल को ख़त्म किया था, शायद इसलिए उसे असली हकीकत का पता नहीं है, और उस रात के सभी गवाह अब तक मिट्टी में मिल चुके हैं। फिर लियोन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, वेरी वेल, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है। पहला, डची ऑफ मार्वस में कब से स्लेवरी अलाउ होने लगे? और दूसरा, जबकि मेरे पूर्वज को यहाँ से गए काफ़ी वक्त बीत चुका है, तब भी आप मुझे मेरे बचपन के टाइटल से क्यों बुला रही हैं? लेडी का चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। और फिर लियोन अपनी नेक्रोमेंसी की किताब खोलता है, अनडेड समन करने के लिए तैयार होता है और कहता है, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आप मुझे हाउस मार्वस का राइटफुल लॉर्ड पैट्रियार्क नहीं मानती? उसी मोमेंट हम देखते हैं लियोन और ब्लैक लायन मार्वस दोनों एक क्रीपी सी स्माइल के साथ सामने खड़े होते हैं, और इसी चिलिंग नोट के साथ चैप्टर 11 समाप्त होता है। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था, लियोन अब अपनी अनडेड आर्मी समन करने के लिए रेडी होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चैप्टर 12 की स्टार्टिंग ब्लैक लायन मार्वस से होती है, जो एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, वेल सेड मेरे बोल्ड कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वो अभी अपने यूथ में हो, लेकिन मैं अपने पैक्ट बेयरर के प्रति ऐसी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, इस पर कोई रहम मत दिखाना। लियोन कहता है, मुझे सिर्फ उस एक इंसान की फिक्र नहीं है, अगर तुम्हारे पास और भी स्लेव्स हैं तो उन सबको आज़ाद करो, और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है मेरी कमांड को फॉलो करने के लिए। एक चांस दिया है, दूसरा नहीं मिलेगा। लियोन की बात सुनकर लेडी स्मक करते हुए कहती है, वेल 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 मेरे यंग लॉर्ड, क्या आप वाकई तैयार हैं उस चीज़ के लिए?
जो अब होने वाली है। उप्स, लगता है मैंने फिर से आपका प्रॉपर टाइटल मिस कर दिया। लियोन कहता है, जब तक तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, टाइटल से क्या लेना देना। लोग तो और भी घटिया बातें बोलते हैं। फिर लियोन वॉल्टर की तरफ हाथ बढ़ाता है। वॉल्टर के चेहरे पर हैरानी और कन्फ्यूज़न दोनों साफ दिखते हैं। वॉल्टर शॉक में बोलता है, माय लॉर्ड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मैं आपकी काइंडनेस के लायक बन गया। मैं तो सिर्फ एक बेकार सा स्लेव हूँ। जैसे ही वॉल्टर ये कहता है, लेडी एक चुटकी बजाती है, ये वाली नहीं, ये वाली, और तुरंत ही उसके सारे मिनियंस अलग अलग वेपन्स के साथ लियोन और वॉल्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किसी के हाथ में डंडे होते हैं तो किसी के हाथ में बेसबॉल बैट, कोई हाथ में नाइफ पकड़े रेडी होता है, और एक बंदे ने तो पैन ही उठा लिया। ये पबजी वाला है क्या? लेकिन इन बेचारों को क्या पता उनके साथ अब क्या होने वाला है। तभी लेडी उन्हें कमांड देती है, गेम ओवर हो गया बॉयज, पकड़ो उसे। सर कर्चल ने बोला है कि वो हमारे बैकअप बनेंगे, चलो अभी। ये सुनते ही सब मिनियंस लियोन पे टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी लियोन अपनी डार्क एनर्जी को ज़मीन पर गिराने लगता है। वो एनर्जी पानी की तरफ फ्लोर पे स्प्रेड होती है, और जैसे ही वो ज़मीन को टच करती है, एक एक करके शैडोई पोर्टल्स खुल जाते हैं। इन पोर्टल से निकलते हैं अनडेड गॉब्लिन्स, जो बिना कुछ सोचे समझे मिनियंस पे टूट पड़ते हैं, और फिर क्या, सभी को गाजर मूली की तरह काट के रख देते हैं। इतना ब्रूटल सीन देखकर लेडी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। तभी लियोन अपने कपड़ों से एक टूटा फूटा डैगर निकालता है और एक अनडेड गॉब्लिन से कहता है, क्या तुम अपना ब्लेड मुझे दे सकते हो? जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि मेरे डैगर की हालत कुछ ठीक नहीं है। गॉब्लिन्स में से एक चुपचाप अपना ब्लेड लियोन को दे देता है। लियोन उस ब्लेड को हाथ में लेकर कहता है, एक्सीलेंट, मैं काम होने के बाद तुम्हें वापस दे दूंगा। क्योंकि लियोन अब फाइट में उतरने वाला होता है, इसलिए ब्लैक लायन मार्वस उसके शोल्डर से नीचे उतर जाता है, और फिर लियोन सिर्फ एक ही स्लैश में एक बंदे का काम तमाम कर देता है। लेडी घबरा कर कहती है, व्हाट द एक बेकार सा लड़का इतनी पावर कैसे हासिल कर गया? वॉल्टर भी हैरान रह जाता है। तभी लियोन वॉल्टर की तरफ देखकर कहता है, तुम पूछ रहे थे ना मैंने तुम पे इतनी दया क्यों दिखाई? तुम खुद को एक बेकार स्लेव समझते हो, लेकिन सच तो यह है कि इससे ज़्यादा गलत हो ही नहीं सकता। फिलहाल के लिए ही सही, पर तुम मेरे मिशन के लिए एक ज़रूरी हिस्सा बन चुके हो। लियोन की बात सुनकर वॉल्टर मनी मन सोचता है, ये क्या कह रहे हैं? एक नोबल हाउस के हेड लियोन जैसे इंसान को मेरे जैसे बेकार और लवारिस आदमी की क्या ज़रूरत हो सकती है? मैं तो सिर्फ एक लवारिस इंसान हूँ जिसे पूरे कॉन्टिनेंट ने ठुकरा दिया है। फिर वॉल्टर अपने पास्ट को याद करने लगता है जब वो छोटा था। हम देखते हैं छोटा वॉल्टर ज़मीन पर गिरा होता है और कुछ गांव के बच्चे उसे लात जूतों से मार रहे होते हैं और चिल्लाते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही इस साल की फसल बर्बाद हो गई है। हमें तुम्हें कभी गांव में आने ही नहीं देना चाहिए था। कितने गंदे और घटिया सा मोंगरेल बीस्ट हो तुम। और छोटा वॉल्टर रोकर माफ़ी मांग रहा होता है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। और तभी वॉल्टर का इनर मोनोलॉग स्टार्ट होता है। वो कहता है, बचपन में मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो ह्यूमन बच्चे मुझे इतना क्यों सताते थे, या उन्हें मुझे तकलीफ़ में देखकर इतनी खुशी क्यों होती थी। मैं तो सिर्फ एक मासूम बच्चा था जिसके लिए ये सब बिल्कुल बेमायने था। मार खाते खाते वॉल्टर बेहोश होने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसके अंदर से एक ज़बरदस्त मैजिकल एनर्जी निकलती है जो एक शॉक वेव की तरह सबको पीछे गिरा देती है। वॉल्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? इनर मोनोलॉग कंटिन्यू होती है, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। उनके पास मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई खास रीज़न नहीं था, बस इतना ही काफ़ी था कि मैं उनसे अलग दिखता था और सिर्फ इस वजह से मैं उनकी नफ़रत का निशाना बन गया। फिर हम देखते हैं कि छोटा वॉल्टर रेज मोड से नॉर्मल हो जाता है और थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है, लेकिन तब उसके सामने उन बच्चों की लाशें होती है। अब वॉल्टर का चेहरा डर से भर जाता है, वो रोने लगता है क्योंकि जब वो रेज मोड में था उसका खुद पे ही कंट्रोल नहीं रहा और उसने उन बुली करने वाले बच्चों को मार डाला। फिर वो आंखों में आंसू भर कर कहता है, नहीं, क्या ये सब मैंने किया? इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। इनर मोनोलॉग कंटिन्यू होती है। फिर एक दिन मुझे वो बात समझ आ ही गई जो पहले मेरी सोच से बाहर थी। शुरू में तो मैं बस उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। सच का सामना करना मुश्किल था, शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वैसे ही एक पत्थर दिल मॉन्स्टर बन गया था जैसा कि वो लोग कहते थे। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ लियोन गॉब्लिन को उसकी ब्लेड वापस दे रहा होता है। लेडी गुस्से में चिल्लाती है, ये क्या किया तुमने? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह छोटा सा टैंट्रम सर कर्चल को उनके टाइटल छोड़ने पर मजबूर कर देगा? तुम जैसे एक यूजलेस लिटिल लॉर्डलिंग से हमें कोई खतरा नहीं है। अपनी मोटी खोपड़ी में यह बात डाल लो। लेडी की बात सुन लियोन कहता है, हो सकता है तुम अभी के लिए कुछ हद तक सही हो, बट मेरा कोई इरादा नहीं है इनजस्टिस के सामने एक यूजलेस लिटिल लॉर्डलिंग बने रहने का। बहुत जल्द
मैं हाउस मार्वस का एक वर्दी पैट्रियार्क बनूंगा। और फिर एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, और मैडम तुम्हारी मेरे स्टेट के फ्यूचर में कोई जगह नहीं है। और फिर लियोन अपनी अनडेड आर्मी से उस लेडी को मरवा देता है और वो मरते वक्त भी सिर्फ गुस्से से चीखती रह जाती है। वॉल्टर लियोन को देखकर मन ही मन सोचता है, हो सकता है वो एक मर्डरर हो जिनके हाथ खून से रंगे हो, लेकिन फिर भी इनके पास खड़े होके मुझे कोई डर महसूस नहीं हो रहा। पर ऐसा क्यों? तभी लियोन खामोशी तोड़ते हुए कहता है, वॉल्टर, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर वॉल्टर कहता है, अगर मैं कुछ पूछ सकता हूँ मेरे लॉर्ड, तो क्या मैं अपनी लॉयल्टी देने से पहले एक सवाल कर सकता हूँ? इतना कहकर वॉल्टर अपनी ऑरा अनलिश करता है और बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वो कहता है, मैं डीमन उल्फ ट्राइब का एक कब हूँ। हमारी रेस को बीस्ट फोक के अंदर भी सबसे ज़्यादा नफरत की नज़र से देखी जाती है। क्या मैं हमेशा इसी तरह ठुकराया जाऊँगा? कब तक मेरी ट्राइब और मैं जंगल के जानवरों की तरह जिल्लत में जिएंगे? लियोन कहता है, अब और नहीं। मैं तुम्हारी तकलीफ को पूरी तरह तो समझ नहीं सकता और ना ही उसके पीछे की सारी कॉम्प्लिकेशंस को, लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ बेकार की सोच और भेदभाव के बोझ से दबाई जा रही है तो समझ लो आज से वो सब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम हाउस मार्वस के विश्वसनीय वेसल बनोगे। और एक ब्राइट स्माइल के साथ लियोन कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और इसी ब्राइट नोट पे चैप्टर 12 खत्म होता है। चैप्टर 13 की शुरुआत वॉल्टर के सीन से होती है जहाँ लियोन उससे कह रहा होता है, सबको पता चलना चाहिए अब से तुम हाउस मार्वस के एक ट्रस्टेड वेसल हो। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। लियोन की बात सुनकर वॉल्टर इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके चेहरे पे सुकून और तसल्ली दिखाई देती है। यह देखकर लियोन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे इस खामोशी को हाँ समझूं? वॉल्टर झुककर रेस्पेक्टफुली कहता है, जी मेरे लॉर्ड, मुझे आपकी सेवा करने में बेहद खुशी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है इंपीरियल हाउस होल्ड में। यहाँ हम देखते हैं रॉयल कोर्ट का सीन जहाँ एम्परर एस्टाबन वॉन आर्कम और उसके बेटे प्रिंस लुइस वॉन आर्कम मौजूद होते हैं। प्रिंस लुइस गुस्से में एक आदमी से कह रहा होता है, वेसल एल्डोरस, तुमने इस रॉयल ऑडियंस की मांग क्यों की? तभी वेसल एल्डोरस थोड़ा डरते हुए जवाब देता है, योर हाइनेस, काउंट सिल्वेस्टर के घर से एक लेटर आया है। प्रिंस लुइस नाराजगी से ताना मारते हुए कहता है, मैं पूरे एम्पायर और डची के इशूज़ में ऑलरेडी बिजी हूँ। क्या अब मुझे एक मामूली काउंट के लेटर पर भी ध्यान देना होगा? अगर मेरे पिता ये सुनते तो वो बहुत ही नाराज़ होते। वेसल एल्डोरस कहते हैं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता योर हाइनेस। मेरे यहाँ इतनी जल्दी आने का सिर्फ एक रीज़न था, आपको एक गुड न्यूज़ देना। प्लीज़ योर हाइनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी प्रिंस लुइस बोलते हैं, गुड न्यूज़? प्रिंस की बात सुनकर वेसल एल्डोरस मन ही मन सोचते हैं, क्राउन प्रिंस इस वक्त पूरे एम्पायर का सबसे पावरफुल आदमी है। मैं किसी भी हालत में इनकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब प्रिंस लुइस थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हुए कहते हैं, क्या तुमने हाउस मार्वस कहा? वेसल एल्डोरस तुरंत बोलता है, यस योर हाइनेस, वही हाउस जिसे आपने सालों तक अपना दुश्मन माना है, एबिस के 3 मेजर हाउसेस में से एक। और फिर एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूँ? आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके हाउस सिल्वेस्टर का सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपका कॉमन एनिमी हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाए। इस पर प्रिंस लुइस थोड़ा सोचकर कहते हैं, इंटरेस्टिंग आइडिया है, नो डाउट, लेकिन कहीं तुम भूल तो नहीं रहे हाउस मार्वस के पास नेक्रोमेंसी की पावर है, राइट? उनके अगेंस्ट ओपन वॉरफेयर काफ़ी ट्रिकी हो सकता है। एल्डोरस तुरंत रेस्पॉन्ड करता है, एज ऑलवेज आपका ऑब्जर्वेशन फ्लॉलेस है योर हाइनेस, लेकिन अब मार्वस के पास कोई ऐसा वारिस नहीं है जो उस पावर का यूज़ कर सके। दूसरी तरफ हाउस सिल्वेस्टर की स्ट्रेंथ अब ड्यूक मार्वस के लेवल तक पहुंच गई है। एल्डोरस की बातें सुन प्रिंस लुइस कहते हैं, वेरी वेल देन, तुम अपना लिटिल गैम्बिट शुरू कर सकते हो। ये परफेक्ट टाइम है एम्पायर को उन अनबेयरेबल ग्रेब रॉबर्ट्स से छुटकारा दिलाने का। प्रिंस की बातें सुन एल्डोरस जोश में कहता है, ऑन द ऑनर ऑफ द ग्रेट आर्कम एम्पायर, मैं अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा। इतना कहकर एल्डोरस वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद प्रिंस लुइस अपने बेजान पिता की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर सी मुस्कान उभर आती है और वो धीरे से कहता है, आपके उदार शासन के बदौलत फादर, मैं आखिरकार उस कांटे को हमेशा के लिए उखाड़ने जा रहा हूँ जो एक बीत चुके युग की अंतिम निशानी है। बी वेल फादर, आपकी लेगेसी अब सुरक्षित हाथों में है। एम्परर एस्टाबन को देखकर साफ पता चलता है कि वो होश में नहीं है, बस एक जीती जागती मूर्त बनकर रह गए हैं। और ये भी महसूस होता है कि प्रिंस ही उनकी इस हालत का असली जिम्मेदार है, लेकिन इसका राज भी कहानी में आगे चलकर ही खुलेगा। खैर वापस आते हैं कहानी पर। प्रिंस लुइस अब पूरी तरह एक टिपिकल विलन के रूप में कहता है, बहुत जल्द ये सब कुछ हमेशा के लिए मेरे अधीन होगा और मैं इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है हाउस मार्वस के पैट्रियार्क चैम्बर में,
यहाँ सर पुलेन वॉल्टर के सामने एक मैजिकल लॉकेट लेकर खड़े होते हैं। वॉल्टर को वो लॉकेट पहनाते हुए कहते हैं, कॉमन लोग अभी भी बीस्टमैन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते वॉल्टर। फिलहाल के लिए मेरी सलाह है, यह आर्टिफैक्ट हमेशा अपने साथ रखो। हमारे लॉर्ड और मैं तुम्हारी वफादारी को पूरी इज्जत देते हैं, लेकिन अफसोस जनता की राय एक ऐसी चीज है जिसे हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। और जैसे ही वॉल्टर लॉकेट पहनता है, उसकी बीस्ट ईयर्स अचानक ही गायब हो जाती है। वो हैरानी से अपने सर पर हाथ फेरकर चेक करने लगता है और फिर सर पुलेन आगे समझाते हुए कहते हैं, अब से हमारा कोई भी एक्शन लॉर्डशिप के मिशन में रुकावट नहीं बनना चाहिए, समझे? जिस पर वॉल्टर तुरंत कहता है, ऑफ कोर्स सर पुलेन। सर पुलेन मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक्सीलेंट, तुम कितने समझदार और प्रतिभाशाली हो यंग मैन। तभी लियोन बोलता है, अगर तुम लोगों की बात हो चुकी हो तो अब मेरी भी कुछ जरूरी बातें सुन लो। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अनदेखा नहीं किए जा सकते। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारी वफादारी के वचन सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पूछता हूँ कि क्या तुम अपनी अनडाइंग लॉयल्टी सिर्फ मुझे और सिर्फ मुझे ही देने के लिए तैयार हो? सर पुलेन ये सुनते ही भावनाओं में बह जाते हैं, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो जोर से कहते हैं, मैं पुलेन अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करता हूँ, ड्यूक मार्वस के घराने के लिए अपनी अंतिम सांस तक। कृपया मुझे इस नालायक वैसल को एक मौका दीजिए अपना वचन पूरा करने के लिए, माय लॉर्ड। सर क्रो, वही कॉपीकैट मॉन्स्टर, ये सब देखकर बोल उठता है, नया मास्टर इम्प्रेसिव है। उसने एक पुराने इंसान को अपनी इच्छा के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। जिस पर ब्लैक लायन मार्वस कहता है, बेशक डोमिनेंस और सबमिशन तो हाउस मार्वस के मूल सिद्धांत हैं। तभी वॉल्टर भी कहता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूँ माय लॉर्ड। वॉल्टर की बात सुन लियोन कहता है, ये तुम्हारे सिद्धांत हो सकते हैं लेकिन मेरे नहीं। वॉल्टर थोड़ा चौंक कर पूछता है, यंग मास्टर आप किसकी बात कर रहे हैं? लियोन उसकी बात को नज़रअंदाज करता है और सभी से कहने लगता है, जो भी हो, हमारी असली जर्नी की शुरुआत से पहले मैं तुम सबके साथ एक माना बॉन्ड पैक्ट बनाना चाहता हूँ। अगर तुम इस पैक्ट को ठुकराते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा मेरे साथ देने का कोई इरादा नहीं है। तभी वॉल्टर हैरानी से पूछता है, माना बॉन्ड पैक्ट? लियोन उसे समझाते हुए कहता है, माना बॉन्ड पैक्ट या कह लो एक कॉबनेंट, ये दोनों तरफ की मैजिकल एनर्जी को एक खास पैटर्न में बदल देता है, जिससे दोनों पर्सन एक ऐसे बंधन में बंध जाते हैं जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। इस पैक्ट के जरिए दोनों पर्सन वो राज भी शेयर कर सकते हैं जो दुनिया की नज़रों से छुपाना जरूरी है। फिर लियोन अपनी सीट से उठता है और उनके सामने आकर कहता है, अगर किसी को कोई ऐतराज नहीं तो चलो शुरू करते हैं। वो अपना हाथ बढ़ाकर एक एंशिएंट कॉन्ट्रैक्ट को समन करता है और तभी ब्लैक लायन मार्वस अपनी असली रूप में आ जाता है, एक भयानक मजेस्टिक रूप में, और गूंजती हुई आवाज में कहता है, हाउस मार्वस के हाउस डाइटी के रूप में और उस डीमन के रूप में जिसके नाम पर तुम्हारी नस्ल का नाम पड़ा, मैं इस माना बॉन्ड पैक्ट का गवाह बनता हूँ। जो कोई भी मेरे कॉन्ट्रैक्टर के प्रति अपनी वफादारी का वचन दे चुका है, अब उनकी आत्मा मार्वस के राज में बंधी जाएगी। देखो, तुम्हारा लॉर्ड द सोवरेन ऑफ द अनडेड अब जाग उठा है। जैसे ही ब्लैक लायन यह कहता है, लियोन के शरीर से एक जबरदस्त डार्क एनर्जी का विस्फोट होता है, जैसे उसके अंदर एक दूसरी शक्ति जाग चुकी हो। और इसी इंटेंस मोमेंट के साथ चैप्टर 13 यहीं समाप्त होता है। चैप्टर 14 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां ब्लैक लायन मार्वस ने अपनी ग्रैंड और मजेस्टिक प्रेजेंस सर पुलेन और वॉल्टर के सामने रिवील कर दी होती है, जिसे देखकर दोनों चौंक गए होते हैं, लिटरली शॉक में आ गए होते हैं। तभी लियोन आगे बढ़कर मार्वस से कहता है, मुझे लगता है ये ड्रामा अब काफ़ी हो चुका है। ये दोनों मेरे ट्रस्टेड वेसल्स हैं और इनके साथ रेस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए। ये सुनकर ब्लैक लायन मार्वस थोड़ा नाराजगी के साथ कहता है, तो क्या मैं ये समझ लूँ कि तुम सभी इसे स्वीकार करते हो? लेकिन याद रहे, इस पैक्ट की कीमत तुम्हारी अपनी आत्माएं होंगी, और अगर किसी ने भी अनडेड सोवरेन के साथ की गई प्रतिज्ञा तोड़ने की हिम्मत की तो उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुनकर पुलेन तुरंत कहते हैं, मैं कभी भी किसी विश्वासघात के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है, क्या यह सच में वही डीमन मार्वस है जिसके साथ फर्स्ट लॉर्ड मार्वस ने कभी कॉन्ट्रैक्ट किया था? और कोई अदर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि कैसे लॉर्ड लियोन ने नेक्रोमेंसी की पावर हासिल की। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर भी सोच रहा होता है, इतनी ज़्यादा माना डेंसिटी, हमारी रेस के लोग माना को आसानी से महसूस कर लेते हैं, जैसे वो हमारे अंदर ही नेचुरली फ्लो करता हो। लेकिन इस माना ने तो मुझे एक जगह से हिलने भी नहीं दिया, लिटरली मुझे फ्रीज कर दिया है। तो ये सवाल तो उठता ही है, यंग मास्टर लियोन की ट्रू नेचर क्या है? वो अभी भी थोड़ा ट्रेम्बलिंग करता हुआ ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ब्लैक लायन मार्वस अचानक से वापस अपने छोटे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देखकर वॉल्टर अपने आप को रोक नहीं पाता और बोल पड़ता है, वाह कितनी क्यूट सी बिल्ली है। तभी सर पुलेन तुरंत आगे बढ़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त ब्लैक लायन मार्वस पूछता है,
अभी तुमने मेरे बारे में क्या कहा? सर पुलेन सिचुएशन को संभालते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि वॉल्टर बस आपकी शानदार पर्सनैलिटी और डरावने प्रेजेंस से इम्प्रेस हो गया है मास्टर मार्वस। शायद उसने ऐसा मंजर पहली बार देखा है ना, इसीलिए। यह सुनकर ब्लैक लायन मार्वस कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन याद रहे मेरी एग्जिस्टेंस किसी भी मॉर्टल दुनिया के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए। गलती मत करना, हम जंग में हैं, और जंग में नॉलेज ही जिंदगी और मौत के बीच का फ़र्क होता है। मेरी असली फॉर्म सिर्फ उन लोगों को दिखती है जिनको मैं खुद चुनता हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हारे उस अंकल कर्चल की, तो मुझे लगता है तुम्हारे इस रियाल्म के जो सो कॉल्ड नोबल्स हैं, उन्हें शुरू से ही उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। यह सुनकर पुलेन कहता है, सर कर्चल। मास्टर, लेकिन तभी वॉल्टर भी बोल पड़ता है, मुझे याद है एक बार मैडम के पास एक लेटर आया था, या ये कहना चाहिए कि वो लेटर उन्हें इसलिए भेजा गया था ताकि वो उसे कर्चल तक पहुंचा सके। ये सुनकर ब्लैक लायन मार्वस कहता है, वही हमारा अगला क्ल्यू मिल गया। लियोन पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि वो लेटर अब कहाँ हो सकता है? वॉल्टर जवाब देता है, काश मुझे पता होता माय लॉर्ड। तभी सर क्रो बोल पड़ता है, क्रो को पता है कि वो लेटर कहाँ है। तुम सब एक नंबर के बेवकूफ़ हो। वॉर जीतने के बाद तुम सब खजाना ले जाना तो भूल ही गए। इतना कहकर वो अपने पास एक ट्रेजर बॉक्स निकालते हुए उसे ओपन कर देता है। यह देखकर ब्लैक लायन मार्वस अपना सर पकड़ कर कहता है, मुझे याद रखना चाहिए था कि तुम कितनी लालची और छोटे से मिनियन हो। फिर वो लियोन से कहता है, जब तुमने पूरा टेवरन तबाह कर दिया और मैडम को भी हैंडल कर लिया, तो क्रो को लगा कि जो कुछ भी वहाँ अब बचा हुआ है वो सब जीतने वाले का हो गया है। लियोन उस ट्रेजर बॉक्स को चेक करता है तो ढेर सारे हीरे जवाहरातों के बीच वही लेटर मिल जाता है। तभी लियोन कहता है, आई थिंक मिल गया हमें जेंटलमैन। लेटर मिल जाने के बाद ब्लैक लायन मार्वस क्रो की तरफ देखकर कहता है, लगता है तुम भी कभी कभी काम के साबित हो जाते हो, एक लंबे समय के बाद ही सही। इस पर क्रो बोलता है, क्या ये तारीफ थी? तारीफ ही होनी चाहिए। तभी लियोन कहता है, चलो मैं लेटर को लाउडली पढ़ के सुनाता हूँ। लेटर में लिखा होता है, ध्यान दो हाउस मार्वस के लोगों, हम ऑनरेबल हाउस सिल्वेस्टर महाराज एम्परर के इच्छा के अनुरूप हाउस मार्वस के खिलाफ नोबल हाउस की तरफ से युद्ध घोषित करते हैं। एक ड्यूकल हाउस होते हुए भी तुमने महाराज एस्टाबन वॉन आर्कम की सेवा करने का कर्तव्य भूल गए हो। ये ड्यूटी को इग्नोर करना कोई छोटी गलती नहीं है, और मैं खुद क्राउन की तरफ से तुमसे इसका हिसाब लूंगा। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। अगर तुम इस दौरान सरेंडर कर दो और व्हाइट फ्लैग उठा दो तो ये वॉर डिक्लेरेशन वापस ले लिया जाएगा और हाउस मार्वस को हाउस सिल्वेस्टर में मिला लिया जाएगा अपने अपराधों के बदले में। पर अगर तुमने रेजिस्टेंस दिखाया तो बैटलफील्ड में अपनी इनोसेंस साबित करनी होगी। हाउस सिल्वेस्टर का लॉर्ड काउंट एलन डी सिल्वेस्टर। लेटर पढ़कर लियोन कहता है, 1 महीना। तभी ब्लैक लायन मार्वस पूछता है, क्या यह समय काफ़ी नहीं है? लियोन कहता है, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया है। अब जब मेरे पास अनडेड को सिर्फ अपने माइंड से कंट्रोल करने की एबिलिटी है, तो मुझे लगता है अब थोड़ा मज़ा भी लिया जा सकता है। फिर लियोन और ब्लैक लायन दोनों सर क्रो की तरफ देखते हैं। तभी लियोन कहता है, सर क्रो, मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। शिन कट होता है हाउस सिल्वेस्टर के पेट्रियार्क रूम में, जहाँ एक आदमी काउंट सिल्वेस्टर को रिपोर्ट दे रहा होता है। हाउस मार्वस को वॉर का डिक्लेरेशन भेज दिया गया माय लॉर्ड। आपको कर्चल के चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहिए था। वो इतना डरा हुआ था कि मेरी ट्यूनिक पकड़ के रो पड़ने को था। इतना बेहाल था कि मुझे लगा वहीं उसकी ज़िंदगी खत्म कर देनी चाहिए। काउंट सिल्वेस्टर हंसकर कहता है, वो बेवकूफ़, पर हमें उसे अभी जिंदा रखना होगा, चाहे जैसे भी हो। वो एक काम का इडियट है और हाउस मार्वस की ताकत उसके जैसे बेवकूफ़ के हाथ में रहना हमारे लिए बेहतर है। फिर काउंट उस आदमी से पूछता है, वैसे उस लड़के का क्या हुआ जो मार्वस हाउस का असली वारिस कहलाता है? वो आदमी कहता है, लियोन वॉन मार्वस माय लॉर्ड। उसके बारे में कोई खास खबर नहीं मिली है। मुझे लगता है कि कर्चल ने उसे अब तक मरवा दिया होगा। काउंट सिल्वेस्टर कहते हैं, एक्सीलेंट। फिर वही आदमी कहता है, अगर मैं पूछ सकूं माय लॉर्ड, क्या सिर्फ 14 साल का एक लड़के के लिए इतनी चिंता ज़रूरी है? वो छोटा सा बच्चा आखिर कर ही क्या सकता है? तब काउंट एलन सीरियस हो जाते हैं और पूछते हैं, मुझे एक बात का जवाब दो, एक इंसान के लिए सबसे बड़ी इनजस्टिस क्या होती है? वह आदमी कंफ्यूज होकर कहता है, मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ माय लॉर्ड, तो मुझे इस बात का पता नहीं है। काउंट एलन कुछ देर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, जब एक इंसान ऐसे दुश्मन के सामने खड़ा हो जिसके सामने जीत का कोई चांस ही ना हो, न लड़ने का कोई रास्ता, सिर्फ इतना कि वो खुद देखता रहे अपनी पूरी दुनिया को उसके सामने बिखरते हुए, उससे बड़ी तकलीफ और कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर काउंट सिल्वेस्टर उससे आगे पूछते हैं, तो बताओ तुम्हारे हिसाब से ऐसा अन्याय होता क्यों है? और फिर खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं, इनबॉर्न टैलेंट। बस वही वजह है, ऐसा टैलेंट जो इतना गहरा हो कि उसे देखना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। एक ऐसी प्रेजेंस जिसके सामने खड़ा रहने भर से ही तुम्हारे अंदर डर भर जाए।
वो पर्सन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, पर माय लॉर्ड, उस ट्वर्प में ऐसा क्या टैलेंट हो सकता है? अब काउंट गुस्से में कहता है, बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो। तुम वेलन वॉन मार्वस की ब्लड लाइन की बात कर रहे हो। उस श्रापित नस्ल से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है और इसी वजह से हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। वो आदमी सर झुकाते हुए कहता है, यस माय लॉर्ड। अब सीन वापस शिफ्ट होता है हाउस मार्वस में, जहाँ सर क्रो अब लियोन का रूप ले चुका होता है। लियोन उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, ये काफ़ी देखने लायक दृश्य है। क्रो थोड़ा फक्र से कहता है, इंडीड। लियोन स्लाइटली अम्यूज्ड होकर बोलता है, ह्यूमन स्पीच तुम्हारे ओरिजिनल फॉर्म में काफ़ी ऑड लगती थी और अब मेरी यादों का यूज़ करके मेरी बोलचाल तक परफेक्टली मिमिक कर रहे हो। तभी सर क्रो ब्लैक लाइन मार्वस को ताना मारते हुए बोलता है, एज यू कैन सी माई लॉर्ड, मैं सिर्फ ब्रूट मैजिक से ज़्यादा वैल्यूबल हूँ, अनलाइक आपकी वो प्यारी सी बिल्ली। ब्लैक लाइन मार्वस भी गुस्से में आंखें टेढ़ी करते हुए कहता है, साइलेंस, और तुरंत उसका गाल पर एक जोर का मुक्का दे मारता है। अब दोनों की पुरानी टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। वॉल्टर थोड़ा डर कर सर पुलेन से पूछता है, यहाँ हमेशा इतना हंगामा होता है सर पुलेन? सर पुलेन कहते हैं, चुप रहो यंग वॉल्टर, अगर ज़्यादा जीना हो तो चुप रहना सीखो। रूम में काफ़ी देर तक लाफ्टर, ड्रामा और केओस का माहौल बना रहता है और इसी पागलपन के साथ चैप्टर 14 का अंत होता है। तो चैप्टर 15 की शुरुआत लियोन से होती है, जो वॉल्टर को एक तलवार देते हुए कहता है, सबसे ज़रूरी बात यह है, क्या हम शुरुआत करें? तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस वक्त के अंदर तुम अपना टैलेंट साबित करो। वॉल्टर तलवार लेते हुए कहता है, तो अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया कि मैं इस स्वॉर्ड के लायक हूँ तो मैं आपके मिशन का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, है ना? लियोन कहता है, बिल्कुल, मुझे ऐसे वेसल्स की ज़रूरत नहीं है जो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा हो। यह फैसला तुम्हारा है कि तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो। लियोन की बात सुनकर वॉल्टर तलवार को मजबूती से पकड़ता है और पूरे विश्वास के साथ कहता है, मैं अपने रास्ते में आने वाले हर रुकावट को पार करूंगा और एक दिन मैं आपके साथ खड़े होने लायक बन जाऊंगा माय लॉर्ड। और जब मैं आपका सबसे विश्वसनीय सोर्समैन बन जाऊंगा, क्या आप वादा करते हैं कि मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे माय लॉर्ड? लियोन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। उन दोनों की बातें अभी पूरी भी नहीं होती कि सर पुलेन हल्की सी खांसी के साथ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ऐसे में यंग वॉल्टर की मार्शल ट्रेनिंग का जिम्मा मैं लूंगा माय लॉर्ड। उसका असली एप्टीट्यूड तभी समझ में आएगा जब वो हाउस मार्वस के नाइट्स के साथ ट्रेनिंग करेगा। लियोन कहता है, तो फिर ठीक है सर पुलेन, ये जिम्मेदारी आपकी हुई। इस फैसले के तुरंत बाद ब्लैक लाइन मार्वस बोलता है, ठीक है, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो लियोन की तरफ मुड़कर कहता है, ट्रेनिंग की ज़रूरत सिर्फ उल्फ मैन को ही नहीं है, तुम भी अपने असली पोटेंशियल से उतने ही दूर हो जितना वो है। लियोन कहता है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। शिन शिफ्ट होता है हाउस मार्वस के ट्रेनिंग ग्राउंड पर, जहाँ वॉल्टर स्पोर्ट्समैन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन उसकी डेडिकेशन साफ दिख रही होती है। और कुछ दिन गुजर जाते हैं और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। अब वॉल्टर लियोन की अनडेड सोल्जर के साथ आराम से फाइट करता है और उन्हें हरा भी देता है। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वॉल्टर लियोन के पास आता है और उसके सामने झुककर उसे ग्रीट करता है। लियोन उसे देखकर कहता है, वेलकम टू हाउस मार्वस, तुम अब मेरे पहले ऑफिशियल नाइट बनने के लायक हो चुके हो। ये सुनकर वॉल्टर हल्की सी मुस्कान देता है। अब हमें 1 महीने का टाइम जंप दिखाया जाता है, जहां नोबल हाउस के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ने वाला होता है। लियोन और उसकी पार्टी देखती है कि काउंट सिल्वेस्टर अपनी पूरी आर्मी के साथ हाउस मार्वस के गेट्स पर पहुंच चुके होते हैं। तभी काउंट सिल्वेस्टर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं हाउस मार्वस के पेट्रियार्क के लिए एक मैसेज लाया हूँ। मैंने शांति से सरेंडर करने का एक अंतिम मौका दिया था, लेकिन तुमने जिद पकड़ कर समझने से इनकार कर दिया और अपने हथियार डालने से भी। अब तुम्हारी ये बेवकूफ़ी तुम्हारी मासूम प्रजा की जान ले लेगी। ये सुनकर लियोन कहता है, तो आखिरकार ये शुरू हो ही गया। सर पुलेन गुस्से से कहते हैं, ये चिल्लाते हुए लोमड़ी जैसे लोग, क्या इन्हें ऑनर का मतलब भी पता है? मैं तो चाहता हूँ कि इनकी रूहें भी श्रापित हो जाए। तभी ब्लैक लाइन मार्वस बोलता है, उनकी बातों में मत आना, मुझे तो उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा है। उनकी ये चीख पुकार उनके अंदर की असुरक्षा का ही इको है। सर पुलेन कहते हैं, आप कह रहे हैं कि उनके दिलों में डर है, शायद, लेकिन फिर भी। ब्लैक लाइन मार्वस कहता है, हाउस सिल्वेस्टर हमें हर पहलू में पीछे छोड़ रहा है, लेकिन अभी भी एक रास्ता है। क्या तुम भूल गए हो कि उनकी एक छोटी सी चाल हम पहले ही नाकाम कर चुके हैं? सर पुलेन थोड़ा रुक कर गहन सोच में कहते हैं, आप सर कर्चल की बात कर रहे हैं, है ना? ये तो निश्चित है, अगर वो जिंदा होते तो हाउस मार्वस शायद बिना कुछ सोचे समझे सरेंडर कर दिया होता, पर यह कहना मुश्किल है कि सिर्फ उसकी मौत उनके हौसले को हिला देगी। ब्लैक लाइन मार्वस बोलता है, तुम मॉर्टल्स कितने नाजुक होते हो, किस्मत की हल्की सी भी चोट अंदर ही अंदर हलचल मचा देती है।
दुश्मन अब तक सरेंडर क्यों नहीं हुआ? कौन सी चाल है जो उनका हौसला बनाए रखी हुई है? जब ये छोटी छोटी शक उनके मन में घर कर जाती है तो समझ लो उनकी सेना की ताकत आधी रह जाती है। सर पुलेन कहते हैं, आपकी बात में दम है, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर उनकी सेना आधी भी हो जाए तो भी मुझे डर है कि उनकी ताकत हमसे अब भी ज़्यादा ही होगा। ब्लैक लायन मार्वस एक हल्की सी स्मार्ट के साथ कहता है, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्टर वाकई लायक है तो वो उनकी पूरी सेना से भी टकरा जाएगा। आधी सेना तो छोड़ो भी, डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा लॉर्ड लियोन उतना कमज़ोर नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। फिर मार्वस थोड़ा सोच में पड़ता है और अपने मन ही मन कहता है, सच कहूँ तो उसके टैलेंट ने मुझे भी हर बार हैरान किया है। और अब फ्लैशबैक शुरू होता है। लियोन एक ध्यान मुद्रा में बैठा होता है और उसके चारों तरफ कंसंट्रेटेड मैजिकल एनर्जी स्पाइरल की तरह घूम रही होती है। तभी मार्वस उसका टेस्ट लेने के लिए अनडेड की एक छोटी सी आर्मी से उस पर अचानक अटैक करवा देता है। लियोन तुरंत रिएक्ट करता है, अपनी अनडेड आर्मी को समन करता है और एक इंटेंस काउंटर अटैक करता है। दोनों अनडेड आर्मीज के बीच टक्कर होती है, लेकिन कुछ ही पलों में लियोन की अनडेड आर्मी विजय हो जाती है। यह देखकर मार्वस अपने मन ही मन सोचता है, हाँ ये अनडेड मिनियंस कमजोर थे, लेकिन ये लड़का सिर्फ एक हफ्ते से ही अपना मैजिक चैनल करना सीख रहा है और अभी से ही माना का फ्लो बिना आंखें खोले महसूस कर रहा है। इसका टैलेंट वाकई समझ से परे है। तभी सर क्रो बोल पड़ता है, इस बार का कॉन्ट्रैक्टर एक असली प्रोडिजी है, बिल्कुल उस राइजिंग स्टार की तरह जिसका जिक्र पहले पैट्रियार्क ने किया था। वो स्टार जो पूरे कॉन्टिनेंट को एक दिन खून में डुबा सकता है। मार्वस कहता है, हाँ वक्त के साथ ये लड़का सब कुछ पा सकता है जो वो चाहे, ताकत, राज्य या शायद कुछ और भी ज़्यादा। सर क्रो अपनी यूजुअल कॉमिक टाइमिंग में कहते हैं, इवन टेस्टी स्नैक्स जैसे पीनट्स, जितनी चाहे उतनी। मार्वस उससे कहता है, एम हायर यू फुल। वो शायद उस भयानक और फॉरबिडन कला का मास्टर बन जाए, टाइम रिग्रेशन, वो कला जो समय को मोड़ सकती है। ये सब बातें हो ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं लियोन अपनी आंखें खोलता है और ब्लैक लायन मार्वस और सर क्रो के पास आकर कहता है, बस हो गया, अब बताएं अगली ट्रेनिंग क्या होगी। और इसी के साथ चैप्टर 15 का अंत होता है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 15 तक का सफ़र। यहाँ वॉल्टर ने अपने इरादों को मजबूत किया, लियोन ने अपनी लीडरशिप को साबित किया और एक बड़ी जंग उनका वेट कर रहा है। अगले चैप्टर्स में हमें और भी ज़्यादा डार्क मैजिक, इंटेंस बैटल्स और लियोन के एक नए रूप की झलक देखने को मिलेगी। क्या वॉल्टर अपना वादा निभा पाएगा? क्या हाउस मार्वस हाउस सिल्वेस्टर के खिलाफ टिक पाएगी? अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले एपिसोड्स में हम और भी गहराई से इस डार्क और थ्रिलिंग वर्ल्ड का राज खोलने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।